अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड मॉर्निंग। आदाब पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान इराम सफर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सबका ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और मेरे साथ मौजूद है राफिया असलम। जी अच्छा, मुझे लगता है हमारा ना ये स्टाइल बन गया। मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं खुद ही हंसी निकल आती है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में कुछ आम। और क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ राफिया, आप कैसी हैं? आई एम गुड एज वेल। व्हाट अबाउट यू? हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन? हाउ इज योर वीक गोइंग ऑन? एक्चुअली बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा रहा और बहुत अच्छा जाएगा भी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हमारा हफ्ता भी बड़ा अच्छा गुजरा जनाब, और आप लोगों का हफ्ता क्या बल्कि आपका महीना और आने वाला टाइम बड़ा अच्छा गुजरने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हम आपको खुशी की न्यूज देने वाले हैं। और वो खुशी की न्यूज ये है कि जनाब चूंकि इट्स टेक्नोलॉजी, अब हम कनेक्ट किस तरह से कर रहे होते हैं। ग्लोबल वर्ल्ड है, हम दुनिया को हम ग्लोबल विलेज कह रहे होते हैं। ग्लोबल विलेज इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि वी ऑल आर कनेक्टेड नाउ एंड वी आर कनेक्टेड थ्रू टेलीफोन, थ्रू इंटरनेट। तो टेलीफोन सार्फिन के लिए जो कि इंटरनेट या फिर सिम का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनके लिए खुशखबरी ये है कि कॉल रेट्स में कमी जो है वो इन फ्यूचर आगे आने वाली है। बिल्कुल जनाब, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज जो है उन्होंने फी मिनट मोबाइल कॉल्स जो है वो सस्ती कर दी है, जिसका इतलाक जो है 70 पैसे से फी यूनिट कम करके 50 पैसे कर दी है। 20 पैसे कम की है और इसका इतलाक 1 जनवरी से होगा। हाँ जी, 2022 आने वाला करीब ही है, करीब आ चुका है। और अमूमन ऐसा होता नहीं है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज इतनी जल्दी रिलीफ देती नहीं है। अपने सार्फिन को डिफरेंट बंडल्स वगैरह आ रहे होते हैं, डिफरेंट पैकेजेस आ रहे होते हैं, लेकिन वैसे ही नहीं हो रही होती कॉल्स। भाई कॉल सस्ती हो जा रही है और इसके अलावा जो आउटगोइंग कॉल्स है वो हो जाएंगी 0.70 से 0.50 तक, उनमें भी कमी आ जाएगी। मतलब जो आउटगोइंग कॉल है जो हम कर रहे हो तो उसके फी मिनट के हिसाब से इतनी कमी उसमें भी आने वाली है। सो दिस इज काइंड ऑफ अ ग्रेट न्यूज, नहीं? हाँ बिल्कुल। वैसे जितनी पाकिस्तान में महंगाई चल रही है और महंगाई की वजह से आए रोज लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, हर चीज महंगी हो रही है। उस महंगाई में अगर थोड़ा सा रिलीफ भी कहीं से भी किसी भी डिपार्टमेंट से या किसी तरह से भी आपको मिल रहा हो तो ये बड़ी खुश आइंद बात होती है। वैसे भी आजकल मोबाइल फोन सबके पास है, तमाम तर लोग मोबाइल फोन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बिजनेस के लिए, तमाम कामों के लिए, एक दूसरे के हाल हवाल पूछने के लिए सिम्स पे कॉल्स करके लोग अपनी बातें कर रहे होते हैं और गुफ्तगू कर रहे होते हैं। बहुत सी चीजें चल रही होती हैं। बिल्कुल ऐसे एक वो टाइम भी था इरम जब मेरे ख्याल से अब मुझे अम्मा बताती होती है कि हम फोन कॉल करने जाते थे टेलीफोन के लिए, तब घरों में टेलीफोन भी नहीं हुआ करते थे। तो जो फैमिली के कोई बाहर गए होते, बाहर के मुल्क तो कॉल करने जाते थे, कोई 150 या 200 के 1 मिनट बात हुआ करती थी, 100 या 150 रुपए में। So it was this much expensive। वहां से चलते चलाते फिर मुझे याद है मेरा ख्याल से कोई बाहर के कंट्री में कहीं कॉल करनी हो ना, चूंकि तब इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं था, मतलब इट्स लाइक अ किड व्हेन आई हैव टू कॉल समबडी आउट, तो आपके मेरे ख्याल से 15 रुपए लगते थे 1 मिनट के लिए। तो वहां से 15 रुपए वाला टाइम तो मुझे भी याद है। 15 रुपए से अब जनाब अब तो खैर इंटरनेट ने सारी चीजें ले ली हुई है। अब यू डोंट नीड टू कॉल ऑन द सिम से बड़ी कम कॉल्स होती हैं। इनफैक्ट डायरेक्टली आप या तो फेस टाइम कर रहे होते हैं या आप वैसे कॉल्स कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल्स चल रही होती है, स्नैपचैटिंग कर रहे होते हैं। फोन पे हमेशा इंटरनेट होता है, इसी में फोन आता है, इसी पे आप वीडियो कॉल करते हैं, इसी पे सब कर रहे होते हैं। खत्म हो जाता है और अक्सर सिम मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने अब सिम कभी किसी को मैसेज किया होगा। ये सिम पे बहुत कम ऐसा होगा किसी को कॉल। इफ यू रिमेंबर कोई ऐसा टाइम था जब सिम पे बाकायदा हम लोग मैसेजेस किया करते थे, फॉरवर्डेड मैसेजेस, और फिर हमारे पास इतना टाइम होता था हम वो मैसेज लेके बैठ के पढ़ा करते थे। एक ना सबसे रूटीन हमने बनाई होती थी, अच्छा फॉरवर्ड करना मैसेज सब लोगों को करना, और पता होता था कि इस बंदे के इस फ्रेंड के मैसेजेस आने फॉरवर्ड मैसेजेस, और हम इतनी तसल्ली से पढ़ा करते थे। वो सारी चीजें खत्म हो गई। और अच्छा मुझे भी यही लग रहा है कि ये जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने रिलीफ दिया है अपने सारिफीन को, उसकी एक रीजन इंटरनेट भी है, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया। जैसे मैंने एक ऐप की बात की, इसके अलावा बहुत सी ऐप्स हैं जिसपे आप कॉल्स कर सकते हैं। जैसे राफिया ने कहा कि बैरून मुल्क कॉल करने के लिए पहले इतने पैसे लगते थे, फिर वक्त के साथ साथ चीजें चेंज होना शुरू हुई। अब आप फ्री में, अगर आपके घर में इंटरनेट मौजूद है तो आप आराम से फ्री में कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने कोई पैकेज वगैरह किसी सिम का भी करवाया है तो भी आप कॉल करके आसानी से बात कर सकते हैं। तो इसलिए अब इन कंपनीज का बनता तो था कि रिलीफ दिया जाए, तो उन्होंने ये रिलीफ दिया भी है। अब ये है कि सारिफिन कितना खुश नजर आएंगे। उसके अलावा अभी इतलाआत भी आ रही हैं कि कुछ कंपनीज हैं जो शायद यहाँ से ऑपरेशन अपना
जो है वो बंद कर दे, निजी कंपनीज हैं वो अगर वो बंद कर देती हैं तो फिर क्या हो गया, क्या होगा, मर्जिंग हो जाएगी। ऐसी जैसे अभी मर्जिंग की बात हो ही रही है, तो जैसे भी वारिद, चूंकि मैं अगर अपनी सिम की बात करूं तो आई यूज्ड टू यूज वारिद, और मेरे पास उस टाइम से सिम है जब वारिद और जैज अलग हुआ करते थे। अब शायद जो बहुत से नए लोगों ने जिन सिम्स ली होगी शायद उन्हें उस तरह से आइडिया नहीं होगा, पहले दोनों अलग हुआ करते थे, फिर क्या हुआ कि इन्होंने मर्जिंग कर ली एंड देन आपकी वही चीज वो जैज पे चल रही है। हालांकि जैज मतलब नो ऑफेंस, लेकिन वो सिम हुआ करती थी जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं थी पर्सनली, आई रियली यूज्ड टू लाइक वारिद, लेकिन वो उन्होंने मर्ज कर दिया। तो मर्जिंग की एक जो चीज फास्ट में हुई, अभी सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई नई भी मर्जिंग की शायद इस तरह से कोई सिम्स की आपस में हुई होगी, इसी वजह से ये चैलेंज सामने आ रहा होगा। तो चैलेंजेस की जहां पे बात हो रही है नीरम, तो जिस तरह से ने मेंशन किया कि इंटरनेट चूंकि ओवरटेक कर रहा है, जब हम बात करेंगे पहले 2G हुआ करता था, फिर 2G से 3G आया, 4G और अब आगे 5G भी आ रहा है। तो जिस तरह से 5G आ रहा है इसका मतलब है कि आपकी जो इंटरनेट की सहूलत है मजीद बेहतर हो जाएगी, आपको तो फिर किसी फोन कॉल्स की तरफ या फिर सिम की तरफ जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो शायद इन्हीं चैलेंजेस को देखते हुए चूंकि टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट की वर्ल्ड इतनी ज्यादा आगे जा चुकी है कि शायद उनको थोड़े इस चीज की जरूरत महसूस हुई होगी कि नहीं, हमें कॉल्स के रेट कम करने चाहिए ताकि उनका इस्तेमाल जो है थोड़ा बढ़े। क्योंकि बिल्कुल राफिया, मैं अक्सर जब अगर अपने सिम में या मोबाइल में मेरा बैलेंस हो भी तो मैं बहुत कम कोई पैकेज वगैरह करवाती हूँ, अगर मैं कॉल कर भी लूँ तो मुझे एहसास होता है कि अच्छा खासा बैलेंस लग गया। तो उससे क्या होता है कि अगर आपको वो उसमें रिलीफ दे रहे हैं तो फिर आपको जरूरत नहीं पैकेज करवाने की। अब पैकेज उस वक्त करते हो जब एक ही वक्त में आपने 10-12 लोगों को अपनी फैमिलीज पे कॉल करनी होती है, या आपका फोन यूज करके आपकी अम्मा ने अपनी खाला को फोन करना हो, तो वो एक लंबी कॉल्स हो जाती है। खाला को फोन कर रहा फिर तो भूल ही जाए ना। हाँ, तो अगर उस तरह से नहीं हो रहा और आपने सिर्फ एक छोटी सी कॉल करनी है, अपने कुलीग को कॉल करनी है, या कोई इमरजेंसी खुदा ना खासा आपको कोई हो जाती है तो आपने कॉल करनी है, उसके लिए भी अगर आपको अच्छे खासे पे करने पड़ेंगे तो आप फौरन से कॉल नहीं करेंगे। आपकी कोशिश होगी अगला बंदा अपना नेट ऑन करे, आप नेट के थ्रू बात हो जाए, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट स्टिल फॉर द पीपल। लेकिन अगर थोड़ा सा कंपैरिजन में जाएं पिछले टाइम पे, तो पिछले टाइम पे इरम ये भी बहुत ज्यादा एक वो हुआ करता था कि लोग पैकेज करके ही किया करते थे, इवन 1 मिनट की कॉल के लिए भी, या 1 मिनट की कॉल भी नहीं कर रहे होते थे। अब चूंकि हम छोटी मोटी कॉल्स जो हैं 5-10 मिनट की हम बगैर उनके कर लेते हैं, बिकॉज पहले और ज्यादा एक्सपेंसिव थी, लेकिन विद टाइम जैसे हमने देखा है कि इसमें मजीद कमी आई है। अभी जो कि करंट सिचुएशन है, अभी हम कर लेते हैं, अगर 4 से 5 मिनट की बात करनी हो तो बगैर हम पैकेज किए भी हम कॉल को ऐसे जाने देते हैं। लेकिन आइंदा जो है वो सूरत हाल जैसे आपके सामने कि मजीद जो है इस पे कमी कर दी है। तो इसका मतलब ये कि दिस इज अ चैलेंजिंग थिंग फॉर ऑल द सिम पैकेजेस, जितनी भी कंपनीज वगैरह उनके लिए चैलेंज है, जिसकी वजह से उन्हें कम करने की जरूरत पड़ी है। सो लेट्स सी फ्यूचर में डेफिनेटली शोर सी बात है कि इंटरनेट तो कवर अप कर रहा है उसको, देखते हैं कि आगे मजीद हमें क्या। बिल्कुल, और ये जो कमी की गई है ये फी मिनट मोबाइल कॉल्स पे सस्ती की गई है, कॉल्स और 70 पैसे फी यूनिट से कम करके 50 पैसे की गई है। लेकिन यहीं पे हम बताते चले मैं और राफिया, ये इतलाक जो होगा वो 1 जनवरी से 2022 से होगा। हाँ बिल्कुल, ये डिसीजन लिया गया है, अभी इसको स्टार्ट नहीं किया, इसका इतलाक अभी नहीं हो रहा। ये ना हो कि आप कॉल्स करें और आप कहें कि अच्छा शो में भी तो बता रहे थे, लेकिन अभी दिसंबर चल रहा है। हाँ 2022 में होगा, और शायद बहुत सी चीजें आपने देखा, बहुत सी चीजों में कमी भी हुई कोविड की वजह से भी। आपको पता है सेल्स भी आजकल कपड़ों पे और जिन चीजों पे लग रही, तो बाकायदा मेंशन भी किया जाता है ड्यू टू कोविड रीजन कि आपको ज्यादा रिलीफ दिया जा रहा है, और ये अच्छी चीज भी है। चले अगर कॉल्स पे भी आपको रिलीफ मिल जाएगा तो वो आसानी से अपने प्यारों को कॉल कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं अपनी कॉल्स। एब्सोल्युटली जनाब, और क्योंकि यही हमारे पास एक सोर्स होता है, इसी के थ्रू हमने कनेक्ट करना होता है अपने तमाम प्यारे लोगों से जो कि हमारे से दूर होते हैं, चाहे वो थोड़ा सा दूर हो या बहुत ज्यादा दूर हो, मतलब चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे पाकिस्तान से बाहर भी हो। खैर एनी हो जनाब, चलते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब। और अगला टॉपिक चूंकि आपने न्यूज डेफिनेटली आपने पढ़ी होगी, इफ़त उमर की एक स्टेटमेंट सामने आई है, एक निजी टीवी चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू देते हुए। उनकी हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है क्योंकि माशाल्लाह वो बहुत एक्टिव है, एक तो फेमस मॉडल, एक्टर और अब मेजबान भी एक शो भी होस्ट कर रही हैं। अक्सर कुछ ना कुछ उनके स्टेटमेंट कभी नून लीग के वो उनको सपोर्ट कर रही होती हैं, कभी पीटीआई के खिलाफ कुछ ना कुछ उनकी स्टेटमेंट आती रहती है। अब नई स्टेटमेंट ये आ गई है जनाब कि उन्होंने कहा है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हैं वो हमारे हीरो नहीं है। ऐसे वैसे उन्होंने क्यों कहा? यही तो क्वेश्चन है, इससे उन्होंने क्यों कहा? आज थोड़ा सा बताते चलते हैं, थोड़ी सी हिस्ट्री बताते चले। तो उनसे क्वेश्चन ये किया गया था कि आपको एक ड्रामा, बेसिकली सलाहुद्दीन अय्यूबी पे एक कोई ड्रामा बनाया जा रहा है, कोई सीरीज बनाई जा रही है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, तो उन्हें ऑफर की गई उसके लिए, जिसके लिए उन्होंने मना कर दिया। बेसिकली हाँ, कैरेक्टर के लिए उन्हें ऑफर की गई, उन्होंने मना कर दिया। जब उन्हें क्वेश्चन किया गया कि आपने मना क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि सलाहुद्दीन अय्यूबी हमारे हीरो नहीं है और वो तुर्क हैं और वो तुर्क हैं क्योंकि तुर्कों ने हम पे हमला किया था, इस वजह से मैं वो नहीं करना चाहती। हमें अगर ड्रामे बनाने तो अब्दुल
कदीर जो साइंसदान गुजरे हैं, उन पे अल्लाह बनाने ताला चाहिए। उनको जन्नत में घर दे, उन पे बनाए, और बहुत से हीरोज हैं उन पे बनाए। तो ये एक इस्लामी हीरो है। पहली बात कि वो तुर्क नहीं है। पहली बात। दूसरी बात कि जो इस्लाम के हीरोज होते हैं वो मिस्र के हो, ईरान के हो, किसी तुर्क भी के हो, इंडिया से जिसके हो, हो, तमाम मुसलमानों के बिल्कुल हीरोज ऐसे ही होते है। हैं। वो सिर्फ पाकिस्तान के या ईरान के या इस तरह से हीरोज नहीं होते। और सिर्फ वो इस पे ही कह रही है कि वो तुर्क के हैं, हमारे हीरो नहीं, उन्होंने हमला किया इसलिए वो हमारे हीरो नहीं है। अब दूसरी बात यहाँ पे राफिया ये आती है कि हम हिस्ट्री जो है, क्योंकि आजकल बुक्स लोग नहीं पढ़ते, बच्चे नहीं ज्यादा बुक्स पढ़ते। हिस्ट्री भी कुछ लोग हैं जो बहुत शौक से पढ़ते हैं, हर कोई हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, इंटरेस्ट नहीं होता ना आपका, और डेवलप नहीं हुआ होता है। तो अगर आप या आपके बच्चे या हमारी जनरेशन हिस्ट्री नहीं पढ़ रही, क्या रीजन है? हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ी जा रही तो किस तरह से हम अपने जो इस्लामिक हीरो हैं, जो इस्लाम के हीरोज हैं, उनकी जो बहादुरी, शुजात के जो किस्से हैं, वो किस तरह उन तक पहुंच जाएं? अब देखिए टर्की में ड्रामा बना अटरूल, और वो इतना फेमस हुआ, लोगों ने उसको देखा, बच्चों ने, बूढ़ों ने, तमाम लोगों ने देखा। पाकिस्तान में उसको पाकिस्तान के जो नेशनल टीवी है उस पर चलाया गया, बाकायदा उसके सीजन उर्दू में डब किए गए, बताया गया, और उस पर जो तारीख दान थे उन्होंने कुछ मुतनाज़े बयानात भी सामने आए कि एग्जैक्टली ये तारीख नहीं है जो दिखाई गई, कुछ चीजें चेंज हुई हैं। तो अब बात यह है कि हम किस तरह से तारीख को पढ़ सकते हैं। हमारे यहाँ क्या काम किया जा रहा है कि अगर लोग बुक्स नहीं पढ़ते या तारीख को नहीं पढ़ना चाहते तो क्या किया जाए? क्या हमें भी इस तरह के ड्रामे बनाने चाहिए? क्या हमें भी कोई ऐसी सीरीज बनानी चाहिए, कुछ ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज बनानी चाहिए ताकि आसानी से किया जाए? मैं आपसे राफिया जिक्र भी करी थी शो से पहले कि यूट्यूब चैनल्स इतने ज्यादा बन चुके हैं, उन पे जब आप किसी की हिस्ट्री जानते हैं, मुख्तलिफ थी, मुतनाज़ा चीजें थी, मोहम्मद बिन कासिम हो, सलाहुद्दीन अयूबी हो, इस पे जो है ना मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो आ रही हैं। तो ऑफ कोर्स ये जो चीजें हैं इसको हम किस तरह से लेके चल सकते हैं? बिल्कुल ऐसी है। और हिस्ट्री जो है वो किसी भी कौम की पहचान होती है। अगर हम अपनी हिस्ट्री को ही छोड़ देंगे, अगर उसी को भूल जाएंगे, तो फिर हमें पता ही नहीं होगा हम कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं और कहाँ से हम बेसिकली आ रहे हैं। अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री की बात कर लें, जनरल हिस्ट्री की बात करते हैं, अगर हम इस्लाम की हिस्ट्री की बात कर लें, हमें उसको भी पकड़ के रखना जरूरी है। अगर हम जनरल जियोग्राफिकली हिस्ट्री की बात कर लें कि क्या पीछे पूरा सिनेरियो रहा, अगर हम उसको भी नहीं अपने साथ रखते तो फिर भी हम अपनी पहचान खो देते हैं। सो क्वेश्चन यहाँ पे यही भी आता है कि अगर हम जिनको आइडियलाइज कर रहे होते हैं, हमारी बहुत सारी पब्लिक फिगर्स या जैसे भी इन जनरल बहुत सारे हमारे हीरोज होते हैं जिनको हम आइडियलाइज कर रहे होते हैं, हमें लग रहा होता है कि हाँ ये जो बात बंदा कहेगा ना दैट वुड बी करेक्ट। तो अगर हम बहुत सारे लोगों को जिनको आइडियलाइज कर रहे हैं, अगर उनका हिस्ट्री में ये सिचुएशन है, तो हमारे बाकी के बच्चे, बाकी कौम हमारी किस तरह से पढ़ी होगी? अच्छा, किताबों की जिस तरह से बात हो रही, किताबों पे तो पहले ही एक तो हमने कह लें कि छोड़ दिया ना, किताबें पढ़ने की प्रैक्टिस घरों में कराई नहीं जाती। घरों में कह लें, स्कूल्स में कह लें, स्कूल्स की अगर बात करें तो स्कूल्स में भी हम सिर्फ निसाब की हद तक रह चुके हैं, सिर्फ निसाब पे बात की जाती है और उसके अलावा वैसे बात नहीं की जाती। तो किस तरह से हम अपनी हिस्ट्री जो है, अगर नहीं आगे किताबें नहीं पढ़े तो हम किस तरह से पोर्ट्रेट कर सकेंगे? इस और हिस्ट्री भी बिल्कुल राफिया वो वाली जो बिल्कुल ठीक हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि एक यूट्यूब चैनल आप ओपन करें तो उसमें हमारे हीरो को बाकायदा बताया जाए ये रहमदिल थे, इनकी बहादुरी शुजात के किस्से बहुत ज्यादा। दूसरी जानिब अगर बात करें वो कहें कि नहीं 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 ये बहुत जुल्म भी किया करते थे। आपने देखा मुतनाज़े बयानात हमारे सामने आ रहे थे, तो उन चीजों से कैसे अवॉइड कर सकते, कैसे हिस्ट्री को लेकर हमारे जो हीरोज हैं उनको लेके आ सकते हैं? और इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे कोई दे सकता है कि ये हीरो है या नहीं है? रीजन क्या है, किस बात पे इतना बड़ा ये स्टेटमेंट, इतना बड़ा बयान सामने आ गया? ऑफ कोर्स इस पे हम आज बात करेंगे। बिल्कुल जनाब, इससे बात करने के लिए हमारे साथ हमारे बड़े प्यारे मेहमान नासिर अदीब साहब मौजूद है, जो कि डायरेक्टर भी हैं और राइट वाले दिन शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा जी, उनसे राब्ता जो है वो मुनक़ता हो गया, दोबारा ट्राई करेंगे उनसे बात करने के लिए और उनसे पूछेंगे कि हमारे यहाँ क्या ऐसे ड्रामे बनना शुरू हो चुके हैं, क्या इस पे कोई काम किया जा रहा है, कोई और एग्जैक्ट मीडियम क्या हो सकता है? बेसिकली जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, अगर या एक जनरल किसी भी एक बच्चे की बात करूं जो कि हिस्ट्री में थोड़ा बहुत लगाव रखता है और वो जानना चाहता है, तो सबसे पहले कंफ्यूजन ही आ जाती है कि कहाँ से पढ़ी जाए ना हिस्ट्री। क्योंकि जैसे हमने यूट्यूब डेफिनेटली किताबों पे, तो अब चूंकि जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, एरा चेंज हो गया सारा, बुक से निकल के हम ऑडियो बुक्स में आ चुके हैं और ऑडियो बुक्स को अगर हम प्रेफर करें तो डेफिनेटली कि कौन सा वाला हम फैक्टर चूज करेंगे, तो ऑडियो बुक्स पे आएंगे तो किसको हम प्रेफर कर रहे होंगे, तो मीडियम एग्जैक्ट क्या होना चाहिए उस वाले से बात आज हम कर रहे होंगे एग्जैक्टली कि क्या होना चाहिए हमारे लिए इसके मीडियम। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ फेमस फिल्म डायरेक्टर और राइटर नासिर अदीब साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती।
ये आपका शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और याद रखते हैं सर, हमेशा बहुत याद शुक्रिया रखते हैं। सर, एक बयान सामने आया इफ़त उमर साहिबा की जानिब से, एक फेमस मॉडल भी हैं, एक्टर भी हैं, मेजबान भी हैं। उन्होंने फरमाया कि सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब जो हैं वो हमारे हीरो नहीं हैं, हम क्यों उन पे ड्रामे बनाए, हम उनकी क्यों बात करें, वो तो तुर्क थे और उन्होंने तो मुसलमानों पे, उन्होंने तो जी हम पे हमला किया था। तो आप क्या समझते हैं इतना बड़ा बयान दे देना कि वो हीरो ही नहीं है? मेरा जहाँ तक ख्याल है, उन्होंने ये बयान सिर्फ अपने आप को इन करने के लिए किया है। जी हाँ जी, क्योंकि ये तो अंधे से अंधा आदमी भी जानता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी कौन है। जी ये हमारी बदकिस्मती है कि जिनको हमारे दुश्मन, अजली दुश्मन जो थे, अंग्रेज जो थे, जिनको वो हीरो मानते हैं, तो ये उनको हीरो नहीं मानती। हाँ जी, पता नहीं हीरो कैसे होता है। सारे अरब कंट्री मिलके जिनकी आबादी तकरीबन 1 अरब के करीब थी, जी 6 लाख सिर्फ यहूदी थे। 67 में लड़ाई हुई और 6 दिन के अंदर अंदर ढेर हो गए जी, और यरूशलेम पर कब्जा हो गया। बिल्कुल। वो सलाहुद्दीन ही था जो गिनती के सिपाही लेकर गया जी, और उसने तमाम मुश्तरका मुतहदा फौजों को, यूरोप की जिसमें मजहबी लोग भी थे, क्योंकि उन्होंने उसको सलीबी जंग का करार बिल्कुल दिया ऐसे। था, और उन सबको शिकस्त दी। किस लिए दी? वो उसने कोई फ्लैट बनाने थे लंदन में, उसने कोई प्रॉपर्टी बनानी थी, कुछ नहीं करना था उसने। वो वाहिद आदमी है जो हज नहीं कर सका, जी, इसलिए कि उसके पास पैसे नहीं थे। इफ़्फ़त से कहिएगा कि हिस्ट्री पढ़े, इब्ने खल्दून की पढ़ लें, इब्ने कसीर की पढ़ लें, तिबरी की पढ़ लें, जिसकी मर्जी हो है, जलीम की पढ़ लें, आपको पता चलेगा कि जिस वक्त वो आदमी फौत हुआ तो उसके एहसासा क्या था। हाँ जी, वो आज के दौर से भी मिलाकर 10,000 रुपया नहीं बनता। बिल्कुल सही है। तो देखे ना, ऐसा आदमी, जी जी, हीरो ऐसा आदमी होता है या हीरो ऐसा आदमी होता है जो पूरे मुल्क को लूटता रहे, खाता रहे और तुम उसके नारे लगाते रहो। और ये एक प्लांटेड सोच है। मिस, मैं आपको बताऊं, ये एक प्लांटेड सोच है इस कौम की गैरत को खत्म करने की। हाँ जी, मैं राइटर हूँ, मुझे पता है कि आजकल किस किस्म की फिल्में बन रही है, किस किस्म के ड्रामे चल रहे हैं। हाँ जी, आप यकीन करें, किसी रिश्ते का तकद्दुस नहीं रहा। सारी बहनोई के साथ सेट है, जो दामाद है सास के साथ सेट है। यार ये कहाँ होता है, किस माशरे में होता है? और अगर कोई इक्का दुक्का कोई खबासत करता भी है तो लोगों को ये रास्ते तो ना दिखाओ। जी जी, उन रास्तों को तो रहने दो। जो हमारे हीरो हैं उनको तो हीरो रहने दो। इनके हीरो वो हैं जो इनकी लाबी पे काम करते हैं। आपको पता होगा कुछ दिन पहले एक शोर मचा था, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हाँ जी, मुझे ये बताएं कि ये दुनिया के कौन से एथिकल कोड है? आप सिर्फ इस्लाम को छोड़ दें, आप यहूदियत को ले लें, आप हिंदुइज्म को ले लें, जैन मत को ले लें, बुद्ध मत को ले लें, उनकी मजहबी किताब पढ़ें, आपको पता लगे कि वो नासिर साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। दोबारा से उनसे कॉल करेंगी हमारी टीम और दोबारा से हम उनसे बात करेंगे। बिल्कुल हमारा जो मकसद है कि हमारे हीरो हैं, देखिए अगर आपको कोई मुतनाज़ा बयान देना भी है तो इस तरह का तो एटलीस्ट नहीं है कि आप क्लियर ही कह दें कि वो हीरो ही नहीं है। या आप कोई एक बात कोट करें, उसका एक रेफरेंस दे कि मैंने यहाँ पे पढ़ा था, इस बुक में पढ़ा था और इस पे ये लिखा हुआ है। मसला है ना, यही तो मसला है ना, तो मसला है ना इरम, कि पढ़ा हो तो तब हम बात करें ना। हम यही तो पॉइंट पे बात करना चाह रहे थे कि अलमिया है ये हमारे यहाँ के, हमारा इतना एक तो इल्म का फुकदान है और ऊपर से फिर अगर हम स्पेसिफिकली हिस्ट्री की बात करें तो उसके भी इल्म का फुकदान है। हमारे यहाँ पहली बात तो इंटरेस्ट ही नहीं होता हिस्ट्री पढ़ने में। सारे कहते हैं अच्छा कौन सा, बात ही खत्म करते हैं ना, एक बोरिंग सा खुश्क सा सब्जेक्ट है। तो वो बात फिर वहीं घूम के आ जाती है कि हमारी, अगर हम हिस्ट्री हमें नहीं पता ना तो हमें अपनी मतलब पहचान का ही नहीं पता। तो अपनी पहचान बनाने के लिए या अपनी पहचान रखने के लिए कि हम बेसिकली हैं कि हमें हिस्ट्री पढ़ना बेहद जरूरी है, चाहे वो इस्लामिक हिस्ट्री चाहे वो जियोग्राफिकल अगर हिस्ट्री। आप कोई सुपरस्टार हैं, हम इस चीज़ से बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम कह रहे हैं कि वो कुछ भी नहीं, वो शी इज़ वेरी गुड मॉडल रह चुकी हैं। इसके अलावा बड़ी अच्छी मेज़बान है, बड़ी अच्छी एक्टिंग भी कर रही है, बहुत से ड्रामों में उन्होंने एक्टिंग भी, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस भी हैं। लेकिन अगर लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको सुनते हैं, तो कोई भी ऐसा बयान देते हुए आप थोड़ा सा ग्रेस सोचा जरूर करें प्लीज। ऑफ कोर्स लोग हर्ट हों। अब देखिए जो इस्लाम की हवाले से जिन्होंने जंगें की हैं और इलाके फतेह किए हैं, बहुत से फातिहीन हैं जिनको उनके दुश्मन भी उनको अच्छे नामों से जानते हैं कि वो बड़े बहादुर थे, वो बड़े उनके वो बड़े रहम दिल भी थे। और सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब की
एक खासियत ये भी थी कि वो अपने दुश्मनों की अगर कोई खासियत होती थी या उनकी बहादुरी के हवाले से भी तारीफ किया करते थे कि हाँ, फलां शख्स बहुत बहादुर है, बहुत गैरतमंद है। लेकिन आई डोंट नो ये उन्होंने बयान किस वजह से ये तो एक हमारे पास शख्सियत आ जाती है ना, हम पूरी हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं कि पूरी हिस्ट्री अगर इस तरह से चली जाएगी, इस तरह से कि हम उस पर काम ही नहीं कर रहे होंगे, तो किस तरह से हम अपनी जनरेशन को आगे बता रहे होंगे कि बेसिकली हु वी आर एक्चुअली। तो इसी वाले से थोड़ी सी मजीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, ब्रेक से वापस आते हैं, मजीद करते हैं आपसे बात। देखते रहिए पाकिस्तान के साथ। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और ब्रेक से पहले जैसे हम बात कर रहे थे सलाहुद्दीन अय्यूबी के हवाले से, जो इफ़त उमर साहिबा की जानिब से एक बयान दिया गया था, उस हवाले से हम बात कर रहे थे। नासिर साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि हमें देखना पड़ेगा, पहले तो हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा और बयान देने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि आया हमारे बयान से ये जो मुतनाज़ा बयान होते हैं किसी की दिलाजारी तो नहीं हो रही, और क्या हमने वाकई जो बात कह रहे हैं वो उसमें किस हद तक सच्चाई है। जब आप हिस्ट्री की बात कर रहे होते हैं ना, ऐसी बिल्कुल ऐसी आप बगैर किसी रेफरेंस के बात नहीं कर सकते, खुद से तो कोई बात बिल्कुल नहीं कर सकते, हिस्ट्री की तो बिल्कुल नहीं। खैर जनाब, बढ़ते अपने अगले टॉपिक की जानिब, और अभी जो टॉपिक है जिसमें हम अभी डिस्कशन करने वाले हैं, खास तौर पे खवातीन का बड़ा फेवरेट टॉपिक है, रहा है हमेशा से और अभी भी है, क्योंकि हम बड़ी कंसर्न होती हैं अपनी ना हेल्थ को लेके, डाइट को लेके। वैसे तो सबको कंसर्न होना चाहिए, लेकिन लड़कियों को खास तौर पे होता है कि अच्छा दुबली पतली दिखें, और उस चक्कर में बहुत सारी डाइट के चक्करों में निकल जाती हैं कि डाइट कर रही हो। डाइट के करने में ना हम बेसिकली जब हमेशा बात कर रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं डाइट का मतलब ये नहीं होता कि आपको कम खाना है, डाइट का मतलब ये होता है कि आपने उसमें एक कह लें कि बैलेंस रखते हैं डाइट में जो भी आप चीजें ले रहे हैं। सो डाइट, सर्दियों की डाइट के हवाले से स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे कि आप किस तरह से वेट लूज कर सकते हैं, और डाइट जो है एग्जैक्ट उसकी डेफिनेशन क्या है, ये हम आज इस हवाले से बात। जी बिल्कुल, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान माहिर ग़िज़ाइयत है डॉक्टर सिद्रा इम्तियाज। अस्सलाम वालेकुम सिद्रा, कैसी हैं आप? सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आपका क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल खैरियत से हैं, और आपका स्कार्फ बहुत ही मजे का लग रहा है, कलरफुल सा। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। सिद्रा, जैसे राफे ने कहा कि हम सब लोग कॉन्शियस होते हैं और जब हमने वेट कम करना होता है तो सबसे पहले डाइट स्टार्ट करने लगे हैं। बेसिकली डाइट की डेफिनेशन है क्या? अगर आपने वेट कम करना है तो किस तरह की डाइट होनी चाहिए आपकी? अच्छा, बेसिकली ना हम जब न्यूट्रिशन में बात करते हैं तो डाइटिंग कोई वर्ड होता नहीं है एक्चुअली। डाइटिंग अपने अपना एक वर्ड बना हुआ है, और वेट रिड्यूस करने के लिए भी आजकल जिस तरह से हमारे पास बहुत सारी फैट डाइट्स हैं कि कीटो डाइट का अक्सर हम नाम सुनते हैं, या एटकिंस डाइट होती है, लोग बिल्कुल प्रोटीन पे चले जाते हैं। तो इस तरह की डाइट से आपका जरूर वजन कम हो जाता है, लेकिन उसके बाद जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको हम भूल जाते हैं। बस हमें ये होता है कि हम किसी तरह से अपने गोल तक पहुंच जाएं, बस जो शादी अटेंड करनी है 2 हफ्ते के बाद वो अटेंड हो जाए, उसके बाद या अपनी शादी अटेंड करनी है, उसके बाद वापस उसी वेट पे आ जाते हैं जिस पे हम थे। एग्जैक्टली। वेट रिडक्शन हालांकि एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का नाम है, जिसके अंदर आपको आपकी पूरी डाइट को चेंज करना पड़ता है, सिर्फ कुछ अरसे के लिए नहीं, एक ये लॉन्ग टर्म कहना चाहिए थ्रू द लाइफ एक्चुअली। बिल्कुल, एग्जैक्टली, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि हम बहुत ज्यादा अपनी फिजिकल एक्टिविटी को भूल जाते हैं, तो हम हमेशा बात करते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब भी आप वजन कम करना चाहते हैं तो जरूर आप डाइटिंग करके वजन कम कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना आपके जैसे बाजू लटक जाते हैं या बहुत ज्यादा जिस्म जो है सैर कर जाता है, उसकी वजह ये होती है कि आपने कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है। फिजिकल एक्टिविटी से ये होता है कि आपके बाजू वगैरह नहीं लटकते। रोजाना अगर आप 30 मिनट्स की भी वॉक कर लें, ब्रिस्क वॉक कर लें, उसके लिए भी कोई जिम शिम जाने की जरूरत नहीं है, वो जो है एक अच्छा तरीका है, ठीक है। और जी, और जैसे कॉन्सिक्वेंसेस की बात हो रही है, तो आप जैसे कह रही है ना कि एक्सरसाइज अगर करेंगे तो जिस तरह से बाजू लटक जाते हैं या स्किन के वो हो जाते हैं, स्किन बहुत ढीली हो जाती है, उसके अलावा अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो लेटर ऑन 5 से 10 साल के बाद आपकी बॉडी की एनर्जी इतनी ज्यादा एकदम से लो हो जाती है कि आप शिवर करना शुरू कर देते हैं अगर आपको फौरन से कोई खाने में चीज नहीं मिल रही होती। तो आपको वैसे भी फिजिकली इंटरनली भी ऑर्गन्स को कह लें कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी देखने में मिल रहे होते हैं, ऐसी है? एग्जैक्टली। मतलब अगर आप डेली बेसिस के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं तो आप देखें, आप एक मील जो मिस करते हैं तो अगले मील आपको वैसे ही बड़ा
जब आप सोचो ना कि लाइक हम डाइटिंग कर रहे हैं या हम वजन कम करने की कोशिश करें, तो वैसे ही भूख का एहसास ज्यादा होना शुरू हो जाता है। इसलिए अगर हम अपना लाइफस्टाइल वैसे ही थोड़ा सा आहिस्ता करके ग्रेजुअली चेंज करने की कोशिश करें, वो ज्यादा बेहतर तरीका है। और मैं ये सजेस्ट नहीं करती कि हम बिल्कुल फैट डाइट्स की तरफ चले जाएं कि हम 2 हफ्ते बाद वाली शादी अटेंड करें कर सकें, इसलिए अपने आप को इतना पतला कर लें। आप डाइटिंग अगर आपने करनी है, वेट रिड्यूस भी करना है, तो जो हमारे 5 बेसिक फूड ग्रुप्स होते हैं, जिसके अंदर फ्रूट आ जाते हैं, सब्जियां हैं, गोश्त, दालें हैं, सारी चीजों के अंदर से आप कुछ मिकदार जो एक पोर्शन कंट्रोल करके ली जानी चाहिए, वो स्टिक होनी चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए कि हमने बिल्कुल फ्रूट्स निकाल दिए हैं। दूध अक्सर मैं लड़कियों को देख रहे थे अपनी डाइट में से बिल्कुल निकाल देती है, जिसके चिकनाई है। कैल्शियम जो है वो हमारी शुरू वाले ईयर्स ऑफ लाइफ में ही आपके बोन्स के अंदर डिपॉजिट होता है, बाद में तो वैसे बोन्स में से निकल जाना है। तो दूध की बहुत ज्यादा जरूरत है, खासतौर पर लड़कियों को बिल्कुल भी डाइट में से नहीं निकालना चाहिए। दही का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इवन अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं फिर भी, ठीक है। और एक और चीज ये है कि मल्टीविटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप डाइटिंग कर रहे होते हैं, वेट रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो साथ में पीना चाहिए एक मल्टीविटामिन, किसी भी एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करके जरूर लें, क्योंकि डेफिनेटली बाल उतरना शुरू हो जाते हैं और फिर और बहुत सारे मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। खवातीन की अगर हम बात करते हैं तो आयरन डिफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है अगर आप बहुत जल्दी क्रैश डाइटिंग की तरफ जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत सारे कम हो जाते हैं डेफिनेटली। तो उसके लिए आप एक मल्टीविटामिन लें, किसी को भी कंसल्ट करें। आपको आयरन सप्लीमेंट की भी जरूरत होती है समटाइम्स, अगर आप डाइटिंग करें, वेट रिड्यूस करने की कोशिश करें, तो हम थोड़ा सा आयरन सप्लीमेंट देते हैं। समटाइम्स बायोटिन का सप्लीमेंट भी दिया जाता है। तो वो ये है कि अगर आप घर में बैठे अपने तौर पर डाइटिंग करते हैं और वजन कम कर लेते हैं, ओवरनाइट करने की कोशिश करते हैं, तो उसके बाद बहुत सारे जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी आपको फेस करना पड़ता है। तो मैं वही बात करूंगी कि आपको न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए जरूर। और चाहे वो मैंने बहुत सारे ऐसे भी लोगों को देखा है कि जिनको कोई डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि आपने न्यूट्रिशनिस्ट को दिखाएं डाइट प्लान के लिए, तो उनका ये होता है कि क्या उन्होंने तो खाना पीने के बारे में बताना, नहीं तो हमें खुद बड़ा पता है। हालांकि दूसरा सीधा एक चीज ये भी होती है, अगर डॉक्टर रिकमेंड भी कर दे, बेशक आपको कोई बीमारी है या आपको कोई ट्रीट किया गया या आपका ऑपरेशन हुआ है, जो भी चीजें चल रही होती है, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट होता है, शायद न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन जो है वो शायद हमारे खाना पीना बंद कर देंगी, वो कहेंगे आपने कुछ भी नहीं खाना। एक लोगों का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, जब हम डाइट कर रहे होते हैं तो ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि सारा दिन कुछ नहीं खाना, यही डाइट है और इसी से हमारा वेट कम हो जाएगा। यही चीज है जो हमें चेंज करने की जरूरत है, अपना माइंडसेट। क्योंकि अगर आप पूरा दिन नहीं खाते और फिर आपके लिए ना रात का मील, अगर आपने समझे पूरा दिन कुछ नहीं खाया, तो आप रात को जब एकदम से ज्यादा खाएंगे तो आप ज्यादा खा लेंगे, क्योंकि आपका भूख जो है वो, अगर आप थोड़ी देर बाद स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर होता है। वैसे भी आपका मेटाबॉलिक रेट भी स्लो हो जाता है कि अगर आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया और आप इस इंतजार में हैं कि हम रात को डिनर करेंगे, तो उसके लिए आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, फिर आप वेट रिड्यूस मुश्किल से करते हैं। डेफिनेटली अगर आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट होगा, आपकी बॉडी जल्दी कैलोरीज को बर्न करेगी, तभी वेट रिड्यूस होगा ना। इसलिए मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि हम स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, अपना पोर्शन कंट्रोल करें कि अगर आपको पूरी प्लेट खानी है तो आप क्वार्टर खा लें, लेकिन हर एक मील की इम्पोर्टेंस है और हम किसी भी एक मील को स्किप नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली, हर मील की इम्पोर्टेंस। इनफैक्ट अगर आपसे, मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ ना, मेरे जैसे बंदे जैसे डाइट नहीं होती, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी डाइट को नॉर्मल रखें, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको बढ़ा दें। आप जितना भी इस्तेमाल करें वो आपका कहीं ना कहीं फॉर्म में निकल रहा होगा। बिल्कुल, और मतलब एक्चुअली करना तो ये है ना कि आप जितना एनर्जी ले रहे हैं उसको बर्न भी करें। अगर हम भी बर्गर, शर्गर, पिज्जा भी खा रहे हैं और फिर हम सिर्फ बैठे रह रहे हैं या सो रहे हैं, तो फिर वो बर्न नहीं होगा। वो इवेंचुअली जाके आपके फैट के सेल्स को ही में डिपॉजिट होगा, तो उसके वो बर्न करना इम्पोर्टेंट है। उसके लिए आप अगर जिस दिन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस तरह की चीज खा ली है जो कि जरा फैटनिंग है, तो उस दिन थोड़ी सी एक्टिविटी ज्यादा कर लें, वो भी जो है ताकि जो खाया वो बर्न तो हो जाए। बिल्कुल ऐसे। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हमारे जो ब्लॉगर्स हैं ना इरम, उनका बड़ा मेजर हाथ है इसमें, क्योंकि अक्सर हम उनको देख रहे होते हैं, कभी वो कीटो डाइट पे चले गए हैं, कभी वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं या और भी बड़ी डाइट की फॉर्म्स हैं उन पे चले गए हैं। तो मुझे लग रहा है हमारे यहाँ जो बहुत ज्यादा एक ट्रेंड आना शुरू हो गया ना डाइट का, खासतौर पर लड़कियों में, शायद वहां से बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया। मुझे नहीं पता उनकी क्या रीजन होती है जो वो कर रही होती है ब्लॉगर्स वगैरह, लेकिन हमारे यहाँ तो उन्होंने, मुझे लगता है जितना ज्यादा ये चीज फैलती जा रही है ना, शायद एक बहुत बड़ी मेजर रीजन वो है, लेकिन उन्हें शायद उनके साइड इफेक्ट्स का नहीं पता होता। अगर आप देखें इंस्टाग्राम पे भी अगर आप देखते हैं तो हर बंदा एक डाइटिंग का कोर्स करवा के 7 डेज का कोर्स है, 8 डेज का, हर बंदा ही डाइटिशियन बना पड़ा हुआ है, हर बंदा डाइटिशियन बना हुआ। एग्जैक्टली। तो आपको डेफिनेटली हमारे यहाँ होता भी है कि हम शॉर्टकट्स के तलाश में होते हैं। वो वहाँ पे एक मोटी औरत और एक पतली सी लड़की दिखा दी, तो सारे जो है वो
ये नहीं कि उसे देखना कि पीछे क्या हो रहा है और कौन ये करवा रहा है। हाँ जी। तो ये बहुत डेफिनेटली सही कह रहे हैं कि ब्लॉगर्स वगैरह तो बहुत ज्यादा इसका होता है। तो मेरा तो यही है कि एक न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। इस हवाले से आपको पूरा डिवाइस करती है प्लान कि आपने कितने कार्ब्स लेने, प्रोटीन किस तरह से होना चाहिए। डेफिनेटली आपको बताना तो खाने पीने की चीजों के बारे में ही है, लेकिन आपको बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बताना जो है वो एक न्यूट्रिशनिस्ट का ही काम है, किसी एक आम बंदे का, किसी ब्लॉगर का काम। बिल्कुल। और सीधा थोड़ा ये भी बताइएगा कि जब आपने वेट कम करना हो तो क्या हर शख्स की जो प्लेट होगी, खाने की एक प्लेट जो बनेगी, वो ब्रेकफास्ट हो, लंच हो या आपका डिनर हो या आप स्नैक्स ले रहे हो, वो दूसरे से मुख्तलिफ होगी? जैसे मैं और राफिया हैं, अगर राफिया ने वेट कम करना है तो इसकी जो प्लेट है वो डिफरेंट होगी, क्या मेरी प्लेट जो है वो राफिया से मुख्तलिफ होगी? डेफिनेटली सबसे पहले ना इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि हमें हर एक की वेट, हाइट, एज और इनकी फिजिकल एक्टिविटी लेवल, इन सारी चीजों को देख के प्लान बनाया जाता है। ठीक है। और फिर मैं कुछ टेस्ट भी रिकमेंड हम करते हैं कि जैसे यूरिक एसिड है या कोलेस्ट्रॉल है, उसको चेक करके ही फिर आपका जो प्लान होता है वो बनाया जाता है। डेफिनेटली दो लोगों को अगर सेम उनकी हेल्थ तो नहीं हो सकती ना, किसी को कोई किसी को कोई होंगे, तो बेसिक हमें टेस्ट करवा के उसके बाद ही प्लान जो है वो बनाया जाता है। डेफिनेटली हर एक का डिफरेंट होगा। हम ये कह सकते हैं कि बेसिक हमारा जो फूड ग्रुप्स होते हैं वो 5 होते हैं, जैसे इसमें मैंने अभी जिक्र किया भी है कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन और ये कार्ब्स वगैरह। तो हर एक का पांचों चीजों के ऊपर ही मुश्तमिल होगा उनका प्लान, लेकिन हर एक की क्वांटिटी कि किसी ने फ्रूट ज्यादा खाने, किसी ने कम खाने, वो आपकी हेल्थ के मुताबिक और आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा। तो डेफिनेटली हर एक का प्लान जो है वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, ये कोई वन प्लान फिट्स ऑल वाले सीन नहीं है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा सर, ना थोड़ा सा सीधा सर्दियों के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि सर्दियां अब तकरीबन आ चुकी हैं और सर्दियों में थोड़ी डाइट भी हमारी डिफरेंट हो जाती है। वो इसलिए चूंकि एक तो हमें एक्स्ट्रा थोड़ी इंसुलेशन की भी जरूरत होती है, एक इंसुलेशन लेयर के लिए भी। तो मुझे नॉर्मली खुद को भी ऐसे फील हो रहा था कि हम शायद सर्दियों में ज्यादा खाना शुरू हो जाता है। एक तो एक्टिविटी हमारी थोड़ी सी कम हो जाती है, बिकॉज इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि एक्टिविटी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, और वैसे भी शायद हमें एक्स्ट्रा कह लें कि इंसुलेशन की भी जरूरत होती है, इसलिए हम फैट भी ज्यादा लेना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ा सा सर्दियों के डाइट प्लान के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से होना चाहिए। सर्दियों के अंदर जो है सबसे पहले तो ये जो हम नट्स बहुत ज्यादा खाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल नट्स इम्पोर्टेंट है, उनका प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, अच्छे फैट का सोर्स है, फाइबर का सोर्स है। लेकिन अगर मूंगफली का पूरा प्याला आपने खाना है तो वो बहुत ज्यादा कैलोरीज भी आपको देता है, क्योंकि एनर्जी डेंस फूड है ये नट्स जितने भी। तो हम नट्स का इस्तेमाल जरूर करें सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों के अंदर ही ज्यादा खाए जाते हैं। तो लेकिन उसका पोर्शन कंट्रोल करके खाएं। जैसे अगर आपने बादाम भी खाने हैं तो 5 से 7 हो गया, तो मूंगफली खानी है तो आप थोड़ी सी मूंगफली खा सकते हैं, लेकिन पूरा बोल जो है वो फिर आपकी रिक्वायरमेंट से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। हम लोग बिल्कुल ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, और जिस दिन खाने बैठते हैं, जब कजन्स वगैरह या कोई गैदरिंग होती है, उस दिन ही हम सारे विंटर का जितना हमने खाना हमारी बॉडी नहीं होता है। हाँ सही कह रहे हैं, अन्नी पा देते हैं, वो हमें फिर पता ही नहीं चलता और कितनी खा गए। खासतौर पर मूंगफली का ही आमतौर पर इस्तेमाल हो रहा होता है। जब मार्केट में घुसे हुए होते हैं तो अच्छा खासी मिकदार में जो है वो खा ली जाती है। बिल्कुल ऐसी है। तो थोड़ा सा डाइट प्लान के हवाले से वैसे भी जनरल बता दीजिएगा। नट्स के हवाले से तो आपने बता दिया ना कि जो हम बहुत एक्स्ट्रा खाना शुरू हो जाते हैं, जैसे हम समझ रहे होते हैं कि नहीं अच्छा ही है, सर्दियां हैं तो ये अच्छा होगा, नहीं एक्स्ट्रा भी ज्यादा वो भी आपको फैट दे रही होती है। तो बाकी डाइट के हवाले से बताइएगा कि सबकी किस मिकदार में हमें सबको लेना चाहिए। अच्छा, जब हमने डाइटिंग करनी है तो आपकी डाइट में ना फाइबर ज्यादा होना चाहिए खुराक में। फाइबर क्या होता है, शास्त्र इसको ग़िज़ाई रेशा अगर आप कह लें, जिस तरह से अगर हम फ्रूट की बात करते हैं तो होल फ्रूट के अंदर ज्यादा फाइबर है, अगर हम जूस पियेंगे तो उसके अंदर कम फाइबर है। तो आपकी डाइट के अंदर फाइबर ज्यादा हो। रोटी खानी है तो आप घर के आटे की खा सकते हैं, नान वगैरह से अवॉइड करें। तो हमने एक तो फाइबर ज्यादा रखना है, दूसरा ये है कि प्रोटीन की मिकदार भी थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए आपकी खुराक के अंदर। कार्ब्स थोड़े से कम रखें, और फैट जो है वो हेल्दी सोर्स होना चाहिए फैट का, जैसे नट्स आ गए या अंडा हो गया। थोड़ा सा देसी घी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने करना ये है कि नाश्ते के अंदर मेरा ये होता है कि मैं कोई सीरियल रिकमेंड करूँ। सीरियल से क्या है कि वो स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स उसके अंदर मौजूद होते हैं, मतलब आपको ज्यादा आपका पेट भरा रहता है अगर आप सुबह नाश्ते के अंदर कोई सीरियल खाते हैं। हमारे यहाँ ये भी होता है कि ब्रेकफास्ट अगर इसको दलिया खाने के लिए कहो तो उनका होता है ये तो मरीजों की खुराक है। हालांकि दलिया इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ फाइबर और वो बहुत अच्छा होता है वेट रिड्यूस करने के लिए। ना सिर्फ दलिया, इसके अलावा जितने भी और सीरियल्स हमारे पास आ जाते हैं आजकल, बहुत ज्यादा बीटा बिट्स हो गए, इस तरह के बहुत सारे ब्रांड्स के सीरियल्स मौजूद हैं, वो आप नाश्ते के लें। अंडे की सफेदियां ले सकते हैं, कभी कभार अंडे की जर्दी खाई जा सकती है।
इसी तरह से आपने दोपहर को खाना लेना है तो एक सैलेड ले लें, जिसके अंदर चने ले लें, थोड़े से लोबिया शामिल कर लें। रात का खाना जो है उसके अंदर आप रोटी एक खा सकते हैं। रोटी जो है वो हमने फिर उसका साइज कंट्रोल करके लेना है। एक डेस्क के जो साइज होता है उतने साइज की रोटी यूजुअली हम स्टैंडर्ड समझा जाता है, लेकिन डेफिनेटली हर एक की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। फिर फ्रूट्स अगर आपने लेने हैं तो मैं यूजुअली उनको एज अ स्नैक रिकमेंड करती हूँ, जैसे लाइक 11 बजे हो गया, 5 बजे हो गया, खाने के साथ फ्रूट जो है वो थोड़ा सा हम नहीं देते, ठीक है। तो ये सीन है। इसके बाद ये है कि आपको सोने से पहले खाना का मसलन 3 घंटे पहले रुक जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने रात को फिर खाना खाया और 11 बजे आप बैठते हैं, जो कि होता नहीं है। यूजुअली हम बेड पे 2 बजे पहुंचते हैं और खाना 1 बजे खाया जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है सिद्रा कि हम एक बार 7-8 बजे खाना खा लेते हैं, फिर हमें रात 11-12 बजे फिर भूख लग जाती है, दोबारा शिफ्ट लगती है। लेट नाइट मंचिंग डेफिनेटली अगर आप जाग रहे हैं तो फिर मुंह चलाने का तो दिल करता है। और सर्दियों के अंदर फिर जब ठंड भी लग रही होती है तो फिर जरूर हम इस तरह की चीज खाते हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा फैट देता है और कैलोरीज देता है। ठीक है, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, डाइट के हवाले से बात कर रहे थे। डाइट में कुछ ऐसी एहतियाती तदबीर है जिनको आपको अपनाना पड़ेगा अगर आपने वेट कम भी करना है या अपना खुराक रखनी है, खाना रखना है, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और तो सर्दियों में नट्स आप कितने इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही वक्त में सारे नट्स नहीं खा जाने। यहाँ तो छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ। वेलकम बैक जनाब। ब्रेक के बाद हम लोग वापस आ चुके हैं और अब हम बात करेंगे नींद के हवाले से। आज हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग दिन में सोते हैं, रात में जाग रहे हैं। कहीं ना कहीं ये कोविड की वजह से भी सूरत हाल हमारे घरों में इख्तियार इसलिए हो गई क्योंकि जब ज़ाहिर लॉकडाउन हुआ, हम लोग घरों में मौजूद थे और क्लासेस भी सबकी ऑनलाइन हो रही थी और लोग घरों में काम कर रहे थे, ऑफिस के जो काम थे वो भी घर में हो रहे थे। तो अपने टाइम के मुताबिक सब उठ रहे थे, जाग रहे थे। तो होता क्या था कि सब लोग बैठे रहते थे, रात को जो है वो जागते रहते थे और दिन में सोते थे। एक तो ये प्रॉब्लम है। इसके अलावा कुछ लोगों को वैसे भी प्रॉब्लम होता है कि उनको नींद नहीं आती। एब्सोल्युटली जनाब, आज जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा बहुत ही बेसिक होगा कि मतलब नींद का मसला ना बड़ा बेसिक इस तरह से है कि हर बंदे का मसला है कि किसी को भी प्रॉपर्ली नींद नहीं आ रही थी। चाहे अगर हम बच्चों को देख लें, वो भी किसी न किसी स्ट्रेस में मुब्तला होते हैं। अगर हम यंगस्टर्स को देख लें, खासतौर पर यंगस्टर में या जो टीनेज होते हैं, फिर एडल्ट होते हैं, उनकी खासतौर पर एज ऐसी होती है कि उनकी भी बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं जो कि एक्चुअली उनको कंसिडर भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एज ऐसी होती है ना, कंसीडरिंग एक्चुअली ऑल द पॉइंट्स, तो उनका भी कुछ इस तरह का भी मामला चल रहा होता है। फिर जब हम थोड़ा सी बड़ी एज में जाएं तो ऑटोमेटिकली बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। आप एज अ पर्सन, एज अ फैमिली, यू हैव टू डू द अदर थिंग्स एज वेल। तो उसकी वजह से नींद का कहीं ना कहीं मसला हर एज ग्रुप में रहा है और अभी भी है। तो नींद क्यों हमारी इस तरह से डिस्टर्ब होती है, उसकी रीजंस का भी डिस्कशन करेंगे, फिर साथ ही साथ कि उसके इफेक्ट्स क्या हो रहे होते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ पे उस पर क्या इफेक्ट होते हैं, इमोशनल हेल्थ पे क्या इफेक्ट होते हैं, और साथ ही साथ हमारी फिजिकल हेल्थ पे किस तरह से असरअंदाज होते हैं। और आपकी नींद के बेसिकली घंटे कितने होने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि 8 घंटे आपको मैक्सिमम या मिनिमम नींद रखनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं 6 घंटे वो काफी हो। तो किस तरीके से होनी चाहिए। कुछ लोग एकदम दिन में कुछ नैप ले लेते हैं, 1-8 घंटे लेते हैं, कुछ 3-4 घंटे रात में सो लेते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 13-13 घंटे सो के भी नींद पूरी नहीं होती। क्या एक बाकायदा आपकी रूटीन होनी चाहिए, सही तरीकाकार क्या होता है। आज हम वो सारी बेसिक चीजों के हवाले से बात कर रहे होंगे कि क्या आपका बेसिक नींद का तरीकाकार होना चाहिए। बिल्कुल जी, तरीकाकार के हवाले से बात करेंगे और इसके अलावा बात करेंगे कि क्या जो लोग रात को जॉब कर रहे होते हैं, कुछ लोगों की नाइट शिफ्ट होती है, वो लोग जो काम कर रहे होते हैं, क्या उनकी हेल्थ पे कितना असर अंदाज कर रही होती है ये रात की नींद पूरा ना होना, क्या उनकी शिफ्ट को भी चेंज हो जाना चाहिए। एब्सोल्युटली, क्योंकि अल्लाह ताला ने प्रोसेस ऐसे बनाया ना, दिन का वक्त जो है वो रोशनी है और रात के वक्त में अंधेरा। तो डेफिनेटली वो एक इस तरह से कि दिन का वक्त काम करने के लिए है, रात का वक्त जो है वो सोने के लिए। लेकिन चूंकि बाकी भी मामलात होते हैं लाइफ के, तो जिनकी जिस तरह से मेंशन करी है आपके नाइट शिफ्ट होती है, तो वो लोग भी अपनी ड्यूटीज को साथ में लेके चल रहे होते हैं। तो क्या वो लोगों की जिस तरह से आपने मेंशन किया कि उनको भी नींद में मसला होते तो क्या स्टार्ट होते हैं, इस वाले से बात करेंगे। और इस वाले से बात करने के लिए हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी मेहमान डॉक्टर आफिया मलिक मौजूद हैं। शो में वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप दोनों? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम ठीक है, आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर साहिबा, जैसे मैं और राफिया नींद के हवाले से बात कर रहे थे, आपने भी देखा होगा आज के दौर में, पहले एक वक्त था बच्चे भी बहुत जल्दी सो जाते थे और आज के दौर में बहुत कोई जल्दी भी सो रहा होता है तो 12 बज ही जाते हैं घर में। क्या रीजन है? अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपकी सेहत पे कितनी असरअंदाज कर रहा होता है ये?
देखिए नींद जो है ना, ये एक ऐसा आप समझ लें कि अल्लाह ताला की तरफ से एक निजाम है जिसके अंदर अल्लाह ताला ने एक ऑटोमेटिक सिस्टम आपके बॉडी में दे दिया है, जिसके जरिए आप जो है ना अपने जिस्म को, अपने दिमाग को, अपने जिस्म की हर सेल को आराम देते हैं। अब ये हर बंदे का जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। कोई किसी की जो है वो 8 घंटे पे नींद जो है वो सेटिस्फैक्शन है, किसी की 6 घंटे के ऊपर सेटिस्फैक्शन है, किसी की 12 घंटे पे सेटिस्फैक्शन है। अगर हम इसको एज ग्रुप में डिवाइड कर दें, जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे, तो उसमें इस तरह से है कि जैसे हमने देखा था जो कुछ माँ का बच्चा होता है वो तकरीबन सारा दिन ही सोता है, बीच में कुछ देर के लिए, घंटे 2 घंटे के लिए उठता है। इसी तरीके से जब क्योंकि उम्र बढ़ती जाती है, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारी नींद की रिक्वायरमेंट में कुछ किसी हद तक कमी आना शुरू हो जाती है। जैसे हम कहते हैं कि जो ओल्ड एज के लोग हैं अगर वो 5 घंटे या 6 घंटे सो रहे हैं तो वो भी उनके लिए ठीक है। अगर एक एडल्ट है, यंग बंदा है, वो 8 से 9 घंटे सो रहा है तो वो उसके लिए ठीक है। तो ये एक एवरेज है जो कि आप निकाल सकते हैं तकरीबन 6 to 9 आवर्स की, जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक एडिक्वेट नींद होती है। पर मसला ये इस चीज से स्टार्ट नहीं होता। मसला स्टार्ट होता है कि आप जो नींद ले रहे हैं क्या वो कंफर्टेबल स्लीप है। आपको ऐसा लगता है अगर एक इंसान जो है वो 8 घंटे के बाद सो के उठ रहा है और वो फिर भी यही कह रहा है कि नहीं तो मेरे जिस्म पूरा थका हुआ है, मुझे तो वो जो एक रेस्ट की फीलिंग है वो आई ही नहीं, कि जो एक मकसद था मेरी बॉडी का और अब मेरे दिमाग का अपने आप को रेस्ट देने का वो पूरा नहीं हुआ। फिर अगर तो एक चीज है हर लेवल पे जो है ना वो नींद के अंदर प्रॉब्लम आने का एक समझ में आपके किसी भी लेवल पे नींद आ सकती है, नींद का प्रॉब्लम आ सकता है, जिसकी स्टेजेज है। कई लोगों को प्रॉब्लम होता है नींद के आने में, यानी कि नींद स्टार्ट नहीं हो रही। जैसे कई लोग कहते हैं कि हम बेड पे लेटे रहते हैं 4-4 घंटे 5-5 घंटे हो जाते हैं, नींद नहीं आती, नींद का इंडक्शन ही नहीं होता। कई लोग आपको कहते हैं कि मैं सुबह सो के उठता तो मुझे लगता है कि मैं सारी रात जाग रहा था, मेरा दिमाग काम कर रहा था। और फिर वो लोग ये भी मेंशन कर रहे होते हैं कि ऐसे लग रहा था कि जैसे हम जाग ही रहे हैं, और साथ ही साथ कि ख्वाब बहुत ज्यादा वो लोग देख रहे होते हैं, और वो मेंशन कर रहे होते हैं ख्वाब उनके क्या होते हैं जो दिन में उन्होंने काम किए होते हैं, जो आपकी डेली रूटीन एक्टिविटीज से रिलेटेड है। लेकिन अब कई लोग ऐसे हैं जो कि बच्चों में इतना होता है कि स्लीप वॉकिंग भी होती है, नाइट टेरर्स होते हैं, या फिर ये है कि वो बोलना शुरू कर देते हैं, जो उन्होंने पूरे दिन में किया होता है उस बारे में बात करते हैं या कोई पुरानी बातें करते हैं। उससे क्या होता है, ये कुछ स्टेजेस हैं स्लीप की जो कि अगर इनके अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो नींद प्रॉपर तरीके से नहीं होती। फिर कई लोग कहते हैं जी हमें टूट के नींद आती है, हमारी एक दफा आंख खुल जाती है, फिर उसके बाद हमें 2 घंटे फिर लग जाता है, हमारी दोबारा नींद नहीं आ रही होती, तो हमारी जो है वो एक सेटिस्फैक्शन नहीं होती। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि नींद में आपको प्रॉब्लम कहाँ पे रहा है और किस वजह से हो रहा है। कई बार आपकी किसी न किसी नफ्सियाती मसले की वजह से, साइट्रिक इशू की वजह से आपकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। जैसे आपको इसमें मैं मिसाल देके बता सकती हूँ कि एक सोच की बीमारी होती है जिसे हम ओसीडी बोलते हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ये बीमारी जो है वो वहम की और सोचों की है। क्या होता है कि इंसान को इतनी ज्यादा सोच आती है इसी चीज के बारे में, वो रेपिटेटिव थॉट चलती जाती है और बहुत ज्यादा इंट्रूसिव होती है कि वो उसको रोक भी नहीं सक रहा होता और उस पे बल्कि वो अमल भी कर रहा होता है। अब ऐसी सूरत हाल में जब वो बेड पे जाके लेटता है और कोई काम नहीं कर रहा होता तो उसकी सोचें ज्यादा हो जाती हैं और इन सोचों की वजह से नींद नहीं आ रही होती। अब पेशेंट आके आपको ये कंप्लेंट करता है कि मुझे नींद नहीं आ रही, लेकिन अगर आप उसकी प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लेंगे, उसके साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो आप उसको नींद की दवाई दे के भेज देंगे। अक्सर आपको, जैसे अक्सर पहले भी मैंने बात की है कि ये जो नींद की दवाइयाँ हैं वो हमें ओवर द काउंटर मिल जाती हैं, तो ये जाके फार्मेसी पे जाके वो ये बात करते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही, तो उन्हें नींद की दवाई दे दी जाती है, तो वक्ती तौर पर नींद तो आ जाती है, लेकिन वो जो सोचों का मसला था वो वहीं का वहीं खड़ा है। ठीक है, जब तक आप रूट कॉज को ट्रीट नहीं करेंगे तो नींद का इशू जो है वो सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले इवैल्यूएशन इज इम्पोर्टेंट। आपने इवैल्यूएट किया नींद का और फिर आपने उसका निकाला कि वाकई में मसला नींद का या किसी और वजह से हो रहा है जी, और फिर उसको ट्रीट ठीक हो गया। पहले हमें सारा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि आया क्या प्रॉब्लम्स है। डॉक्टर आफिया, कुछ लोग सो जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, लेकिन वो रात को उठ जाते हैं और फिर सो जाते हैं, मतलब बार बार रात को उठ जाना और सुकून से ना सोना, इसकी भी क्या कोई रीजन हो सकती है? ओवर थिंकिंग हो सकती है, या अगर आपका कोई आपकी मेडिकेशन चल रही होती है उस वजह से ये भी प्रॉब्लम आ सकती है? देखें, ये मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। कि पहली बात ये कि जैसे मैंने आपसे कहा कि साइकियाट्रिक इलनेसेस के अंदर इटसेल्फ ये एक अलामत के तौर पे आता है। जैसे जिनको डिप्रेशन होता है, नींद में प्रॉब्लम होता है,
जिनको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होता है उनकी भी नींद में प्रॉब्लम आ सकता है कि परेशानी इतनी ज्यादा हो गई है कि नींद नहीं आ रही। फिर उसके अलावा आपकी कई जो मेजर इलनेसेस हैं जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, उसके अंदर शक शुबा इतना ज्यादा है कि उसके डर से बंदा नहीं सो रहा। फिर कई और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर ये जो नींद का प्रॉब्लम है ये इटसेल्फ जो है वो आ जाता है। अब आपने कहा कि नींद टूट टूट के आ रही है या बार बार आंख खुल रही है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इसकी साइंस में जाते हैं तो नींद की कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें आप जैसे कहते हैं एक 2 मेजर पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया जाता है रैम और नॉन रैम में, और इनकी भी आगे से 3 स्टेजेस हैं। कई बार क्या होता है कि हमारी अगर ये 3 स्टेजेस पूरी ना हो या सारे लेवल्स ना आए, आपको समझने एक साइकिल की तरह चलता है ये, अगर वो सारी चीजें नहीं आ रही तो क्या होता है कि आपका जो नींद का साइकिल है वो छोटा हो जाता है। ठीक है। और उसके छोटे होने की वजह से आपकी आंख जो है वो खुलना शुरू हो जाती है, जल्दी खुल जाती है। आप भी कह सकते हैं कि जो डीप साइकिल है ना, जहाँ पे डीप नींद ने आना है, अगर वो मिसिंग है तो आपको नींद कच्ची आएगी और आपकी आंख बार बार खुलेगी। और नॉर्मली ये चीज होती है डिप्रेशन के अंदर। मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके बताया पब्लिक के लिए कि उन्हें समझ आए कि हो क्या रहा है। कि 4 स्टेजेस है जिसके अंदर से एक जो डीप वाली है वो मिस हो गई है, और वो क्यों मिस हो रही है कि डिप्रेशन में, एंजाइटी में, किसी भी साइकाइट्रिक इलनेसेस में ये हो सकती है। फिर आपने बीच में बात की कि किसी मेडिकेशन की वजह से कई दफा हमको ऐसी दवाइयां ले रहे होते हैं जो कि ज्यादा एक्टिवेटिंग होती हैं, आपके ब्रेन को इनहेंस कर देती है, बढ़ा देती है, उसको स्टिमुलेट कर देती हैं। तो उस सूरत हाल के अंदर वो अगर आप नाइट टाइम में लेंगे तो आपको नींद नहीं आएगी। फिर आप कोई भी ऐसा काम करेंगे जो कि आपके ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है आपकी नाइट टाइम में, तो आपको उससे नींद नहीं आएगी। इसमें मैं मिसाल आपको दे सकती हूँ, जैसे कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कॉफी का यूज करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कैफीन ज्यादा लेते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि स्टिमुलेंट ड्रिंक्स लेते हैं। वो तमाम चीजें अगर आप, ये रिकमेंडेड है कि अगर आप अपनी स्लीप को प्रॉपर रखना चाहते हैं तो आप शाम को 7 बजे के बाद कोई ऐसी चीज ना लें जो कि आपकी नींद को डिस्टर्ब कर दे। हाँ, अभी क्या होगा कि जब आप ये चीजें लेंगे आपका ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और वो जो एक स्लीप मैकेनिज्म है वो डाउन चला जाएगा, इसकी वजह से आपको नींद नहीं आएगी। ठीक है, ठीक हो गया। थोड़ी सी हमने वैल्यूएशन देख, तो वैसे जनरली वैल्यूएशन पे बात कर ली कि हमें अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है, वैल्यूएट करना है, फिर हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस कर लिया कि ये इशू हो सकते हैं। अच्छा, वैसे अगर नींद को हम वैसे डिवाइड करें तो एक तो ऐसे हो जाता है ना कि आपको नींद आ ही नहीं रही, डॉक्टर आफिया, एक ये सिचुएशन होती है। दूसरी सिचुएशन होती है कि आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, तो काइंडली उसको भी डिस्कस कीजिएगा। जिस सूरत हाल में आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, इवन आपका जो कह लें कि नॉर्मल आपकी स्लीप है वो पूरी हुई है, उसके बाद भी इफ यूर एट वर्क प्लेस या कहीं पे भी हैं, घर पे भी हैं, तो आप बहुत ज्यादा वो स्लीप लेजी, हाँ, एक ही सिचुएशन को भी डिस्कस कीजिएगा। और तीसरा फिर हम एंड पे डिस्कस इसको भी कर रहे होंगे कि आपने एक नॉर्मल रूटीन सेट करनी है जो कि स्पेसिफिक, जैसे अगर हम 6 से 9 घंटे की एक नींद कहते हैं तो उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, ये वो कैसे ला सकते हैं। तो पहले तो भी सेकंड केस को डिस्कस कीजिएगा कि जो हम बहुत ज्यादा लेजी हो जाते हैं या बहुत ज्यादा गुनूदगी आती है पूरा दिन भी नींद पूरी होने के बावजूद भी, उसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं और उसकी रीजंस क्या हैं। ओके, अच्छा देखें, अब हमने बात की कि एक तो नींद नहीं आती और एक वो है कि नींद बहुत ज्यादा आ रही है। हाँ जी। जैसे मैंने कहा कि इटसेल्फ एक बीमारी के अलावा ये बहुत सारी बीमारियों में अलामत के तौर पे आती है। क्या होता है कि कई दफा जब हमें डिप्रेशन स्टार्ट होता है तो एक चीज होती है साइकोमोटर रिटार्डेशन। क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे मैकेनिज्म है वो डाउन होना शुरू हो गए, जैसे हमारी थॉट्स डाउन हुए हैं, हम होपलेस हुए हैं, हमारे एनर्जी लेवल्स डाउन हुए हैं। तो उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि हमारा कुछ भी काम काज करने को दिल नहीं कर रहा, हम अपने आप को थकन में महसूस करें। तो उस चीज के साथ साथ क्या हो रहा है कि आपका जो स्लीप पैटर्न है या वो जो स्लीप है वो भी ज्यादा आना शुरू हो जाती है। कई बार क्या होता है कि आपके जो डिप्रेशन के एटिपिकल सिम्टम्स हैं उसके अंदर भी चीज लिखी जाती है, बताई जाती है कि इसमें जो है वो एक्सेसिव स्लीप नींद होना शुरू हो जाती है। अब इसके मैकेनिज्म बहुत सारे डिफरेंट हैं कि कई बार इंसान जो है वो अगर लोगों को फेस नहीं करना चाहता या कोई काम नहीं करना चाहता तो वो बिस्तर पे लेटा रहता है रादर देन स्लीपिंग, और वो उस चीज को भी जो है वो नींद से रिलेट कर रहा होता है। और कई बार आप अपनी जो कमियां हैं उनसे बचने के लिए, उनसे छुपने के लिए आप अपने आप को नींद में रखते हैं या आप सो जाते हैं या आप सोए रहते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। फिर उसके अलावा एक और बीमारी है स्लीप की जिसके अंदर हमें एक्सेसिव स्लीप डिसऑर्डर जो है वो होता है, और उसके लिए फिर आपको पर्टिकुलरली नींद की एक स्लीप स्टडीज हैं जो कि आपको करनी पड़ती हैं। आपका वो पूरा स्लीप साइकिल ऑब्जर्व होता है और फिर उससे उस कॉज को निकाला जाता है। ठीक है, और या फिर आपकी बॉडी के अगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ही पूरे नहीं है तो शायद वो भी एक रीजन होती है कि आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, गुनूदगी बहुत ज्यादा होती है, लेजी बहुत ज्यादा रहते हैं। देखिए, आपके मल्टीविटामिन या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अगर पूरे नहीं है तो वो आपको किसी किस्म का सिम्टम भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर आप, जिस तरह हमने कहा कि हम बात करते हैं कि विटामिन के हिसाब से अगर जी आपको विटामिन डी कम है तो आप कैल्शियम आपका कम हो जाएगा, आपको
बॉडी एक बोन पेन्स होंगी। इसी तरीके से वो तमाम वाइटामिन या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो कि आपके ब्रेन के लिए इम्पोर्टेंट है, अगर वो कम होंगे तो डेफिनेटली वो आपको स्लीप का इंडिकेशन, आपका जो है स्लीप प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर आफिया, मैंने जैसे इंट्रो में जिक्र किया था कि कुछ लोग नाइट शिफ्ट कर रहे होते हैं, जिसमें हमारे गार्ड्स भी हैं, कुछ लोग मीडिया के लोग भी हैं जिनकी शिफ्ट चेंज होती रहती है और ज्यादातर नाइट शिफ्ट में काम कर रहे होते हैं, मतलब सारी रात काम करना, दिन में सोना। उनके हवाले से भी थोड़ा जाते जाते बताते जाइए कि क्या उनकी शिफ्ट वक्त के साथ चेंज होनी चाहिए, या अगर वो मुसलसल एक ही शिफ्ट में काम कर रहे हैं तो क्या वो इस तरह की शिफ्ट पे काम करना, दिन में सोना रात में जागना, वो किस हद तक आपके लिए खतरनाक हो सकता है? देखिए, जब मैंने हमेशा बात की कि अल्लाह ताला ने एक निजाम सेट कर दिया, कभी ऐसा नहीं होता कि दिन के बाद दोबारा से दिन आ जाए, हमेशा से एक रात को एक टाइम पीरियड आता है और फिर उसके बाद दिन आता है। बिल्कुल ऐसा। इसी तरीके से हमारे बॉडी का एक रिदम है जिसे हम सर्केडियन रिदम कहते हैं, वो अल्लाह ताला ने सेट कर दिया। अगर आप 12 घंटे के बाद अपने जिस्म को आराम नहीं देते तो वो उसके अंदर आपका वियर एंड टियर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। अगर आप अपनी आइज को आराम नहीं देते तो आपको आई साइट का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप अपनी बॉडी को आराम नहीं देते तो आपको बॉडी का इश्यू हो सकता है। अगर आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हैं, अगर आप अपने ब्रेन को एक्टिव रखते हैं तो उसका भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो इसी तरीके से अगर आप अपना टाइम मैनेज करें, बेशक अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो एटलीस्ट आप ये जरूर करें कि आप दिन के अंदर अपनी जो वो 12 घंटे की आप कह रहे हैं 6 से 8 घंटे की जो एवरेज नींद है उसको आप लाजमी पूरा करें, क्वालिटी स्लीप लें। और देखिए, अगर अल्लाह ताला ने आपका एक मॉर्निंग पैटर्न रखा है, क्या होता है कि हमारा ब्रेन मॉर्निंग में ज्यादा एक्टिवेट करता है, क्योंकि हमारी नींद का बहुत हद तक डे टाइम जो आपकी डे लाइट है, सनलाइट है, उसके साथ उसका एक रिदम सेट किया हुआ है। जब आपकी आंखों में सनलाइट पड़ती है तो हमारा वो जो स्लीप का जो साइकिल है उसको शट डाउन होना शुरू हो जाता है। तो वो चीजें जब आप टाइम के हिसाब से चेंज करेंगे तो आपको उनके अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। लेकिन ये है कि अगर आप उसको मेंटेन रखना चाहते हैं तो अपनी 6 से 8 घंटे की स्लीप जरूर रखिए। और अगर आपका टाइम शिफ्ट होता है, देखिए जब भी टाइम शिफ्ट होगा आपको 5 से 6 दिन बल्कि 8 दिन लग जाएंगे अपना स्लीप साइकिल बेहतर करने में। जैसे आपने सुना होगा कि जेट लैग होता है लोगों को, जब वो अब एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता सेट डाउन हो जाता है। किसी भी तरीके से आप उनको, हाँ बिल्कुल, आप उन्हें कोई गोली दें, कुछ और करें, किसी तरीके से जो है आप उसको सेटिंग में ले आते हैं। तो अगर आप टाइमिंग्स पूरे नहीं करेंगे तो यस डेफिनेटली ये इशू जरूर है। और ऐसे लोग जो कि दिन में सो रहे होते हैं और रात की उनकी नाइट शिफ्ट होती है, प्लीज इस चीज का जरूर ख्याल रखें कि अपनी फिजिकल एक्टिविटी लाजमी रखें ताकि आपका ब्रेन के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़ रहा हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, आपको एक रिफ्रेशिंग जो है वो एनवायरनमेंट आपको मिलती रहे। देखिए, अगर आप दिन में सो रहे हैं तो आप सोशलाइज भी नहीं कर रहे, वो भी चीज आपके ऊपर इफेक्ट करेगी, आपकी फैमिली लाइफ, बाकी सारी चीजें भी इफेक्ट होंगी। तो उन चीजों को साथ लेके चलें ताकि कहीं पे भी कोई कमी न रह जाए। ठीक है, ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आफिया आपका, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और अभी बात कर रहे थे हम स्लीप के हवाले से, नींद के हमने तो रीजंस और फैक्टर्स डिस्कस किए और बड़ी बेसिक सी चीजें हैं। मसला हर एक के साथ रहता है, कुछ लोग ज्यादा सो रहे हैं, कुछ लोग कम सो रहे हैं, दोनों तरह के मसले हैं। सो रहे, कुछ लोग सोते हुए उठ रहे हैं, मतलब ये सारी मसाइल सबके साथ। लेकिन उनके साथ साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ऐसे एक बार सोते हैं, जैसे गद्दे घोड़े बेच के सोते हैं ना, फिर उन्हें होश नहीं होती, सुबह उन्हें हिला हिला के उठाना पड़ता है, पानी गिरा के उठाना पड़ता है कि उठ जाओ और वो कहीं भी सो जाते हैं। और जनाब, यहाँ वक्त है छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ। और जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक टू द शो। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुशामदीद कहते हैं। और जनाब, आज दुनिया भर में आलमी दिन मनाया जा रहा है गुलामी से आज़ादी का। अब गुलामी से क्या मुराद है, मतलब अगर हम थोड़े से पुराने टाइम में या पुराने वक्तों की बात करें तो तब तो एक बाकायदा एक कह लें कि ट्रेंड हुआ करता था ना कि गुलाम रखे जाते थे, खरीदे जाते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जहालत का खात्मा हुआ, उसका भी खात्मा हुआ और वो चीज़ खत्म होती गई। लेकिन वो वैसे तो अगर देखा जाए वो प्रैक्टिकली या फिर फिजिकली चीज नजर आने वाली वो तो खत्म होगी, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं उस गुलामी का शिकार हैं। अब उसको हम बहुत सारी पर्सपेक्टिव में ले सकते हैं। एक तो वैसे अगर हम रेसिज्म की, जिस तरह से हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे, रेसिज्म के फैक्टर में आ जाते हैं कि हमारे वेस्ट में ये जनरली बहुत सारी जगहों पे, इन जनरल चले बात कर लेते हैं, रेसिज्म का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट है, कलर बेस पे या फिर जगह के जियोग्राफिकल रीजन के बेस पे बहुत ज्यादा आप लोगों को उस तरह से कर रहे होते हैं ना, अपने अपने मेजरमेंट्स। बहुत से केसेस भी सामने आए और बहुत से लोगों ने, अभी जब क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप हो रहा था उसमें कुछ लोगों ने एहतजाज के तौर पर रेसिज्म को खत्म
प्रोटेक्शन करने के तौर पे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और तमाम खिलाड़ी एक घुटने पे नीज पे बैठ के प्रोटेस्ट करते भी नजर आए कि अब इसका खात्मा हो जाना चाहिए। बहुत हो गया, इस वजह से बहुत से कत्ल हुए, बहुत सी चीजें हुई हैं और वेस्ट में बहुत ज्यादा इस पे काम भी किया गया एनजीओ, लेकिन बहुत ज्यादा है भी ना, लेकिन ये बहुत ज्यादा है भी, और उसकी वजह से बहुत सारी चीजें और सामने आती हैं, जैसे कि इनजस्टिस है, बहुत ज्यादा इनजस्टिस हो जाता है। आप जितने भी कह लेंगे फराइज होते हैं या जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो आप इक्वली उन लोगों को नहीं दे रहे होते। साथ में फिर अगर हम बात करें लेबर की, तो लेबर भी इस काइंड ऑफ अ थिंग ना, अगर हम लेबर की बात करें, जहाँ पे चाइल्ड लेबर की बात कर लें, किसी किस्म की भी लेबर की बात कर लें, वहाँ पे फोर्सफुली आपको काम कराया जा रहा होता है, वो भी एक स्लेवरी की फॉर्म में आ जाता है, जो कि हमारे गांव देहात में चल रहा है। एब्सोल्युटली भट्टे वाले हैं, अगर उन्होंने किसी से कुछ पैसे लेने हैं तो जब तक आप पे नहीं करोगे तो आप फिजिकली उनके लिए कोई ना कोई काम कर रहे होगे, मतलब उनकी शॉप पे, उनके भट्टे पे, जब तक आप वो अमाउंट आपके घर वाले या आप पे वापस नहीं करोगे तो विदाउट एनी सैलरी या एक स्पेसिफिक अमाउंट के बगैर आप उनके साथ काम कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कुछ इस तरह का आपको यूज किया होता है कि जैसे वो आपसे वो कर्जा उतरने वाला होता है ना, वो आपको वापस कर्जा दे देते हैं बातों में लगा के कि अच्छा ठीक है वापस ले लो, और फिर आपसे वही साइकिल वापस शुरू करा लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है इन्होंने इन्हीं लोगों से काम कराना और इस तरीके से काम कराना है। ये भी जो है एक गुलामी की एक शक्ल ही है, और आज इसी हवाले से ये दिन भी मनाया जाता है। एक और अगर इसको थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो सेल्फलेसनेस का जो एलिमेंट है ना, वो बहुत कम रह चुका है हम लोगों में। हम इतने ज्यादा सेल्फिश और इतने ज्यादा हमने प्रायोरिटीज को अपनी लाइफ की इस तरह से सेट कर लिया कि सबसे ऊपर हमें अपनी जात नजर आती है, फिर हमें कोई और नजर आता है। तो भी इट्स काइंड ऑफ इनजस्टिस, जहां पे हम खुद अपने कह लें कि अपनी ख्वाहिशात के, अगर थोड़ा सा हम इसको एक और फैक्टर के हवाले से बात करें, और अपने नफ्स के भी गुलाम है, तो उस फैक्टर से बात करें तो जनाब आज इन सब तमाम चीजों के हवाले से दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है, और आज इस हवाले से बात करेंगे, अवेयरनेस के हवाले से बात करेंगे कि किस तरह से रेसिज्म का, इनजस्टिस का, लेबर का किस तरह से अवेयरनेस भी दी जा सकती है और खात्मा भी किया जा सकता है। बिल्कुल, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ लाइफ कोच, मोटिवेशनल स्पीकर मोहम्मद अली साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अली, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, खैरियत से। और आज के दिन के हवाले से जैसे मैं और राफे बात कर रही थी, गुलामी से खात्मे का आलमी दिन मनाया जा रहा है। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आज के दिन के सेलिब्रेट करने से क्या लगता है कि गुलामी का खात्मा हो जाएगा, और आप क्या समझते हैं ये दिन मनाना कितना जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मैं किसी भी दिन के मनाने की उस तरह से हक में नहीं हूँ, बिकॉज दिनों को मनाने से मसले या खुशियां नहीं मनाई जा सकती। दिन जो है ना वो सिंबॉलिक जरूर होते हैं, बट ये आप जिस चीज के ऊपर अभी हम बात कर रहे हैं, रेसिज्म के हवाले से और गुलामी के हवाले से, तो आपको पता है दुनिया का सबसे पहला रेसिस्ट कौन था? जी, दुनिया का सबसे पहला रेसिस्ट था इब्लीस, जिसने रेसिज्म का आगाज किया था कायनात के आगाज के साथ, और उसने कहा था कि अना मिन नार, यानी मैं आग से बना हूं और ये मिट्टी से बना है। तो रेसिज्म तो उस वक्त शुरू हो गया था, ठीक है, और उससे लेके आज तक, और ये चलता रहेगा। फिर इसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबे में इस चीज को खत्म किया था, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि किसी काले को गोरे पर, किसी गोरे को काले पर, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत हासिल नहीं, मां सवाए जो के ईमान वाला है। राइट, सो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा मर्ज है जो कि पहले भी था और जो बाद में भी रहेगा, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको उस दिन एबॉलिश कर दिया। उसके बावजूद ये आज तक खत्म नहीं हुआ। आज भी मैं और आप यूरोप के गुलाम हैं, आज भी मैं और आप एक सोच के गुलाम हैं। हम आजाद कहने को हो गए हैं, लेकिन हम आज भी वडेरों के गुलाम हैं, हम आज भी जागीरदारों के गुलाम हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी सोच को गुलाम किया हुआ है। हम बाय डिफॉल्ट, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप इसकी भी हिस्ट्री उठा के देख लें, जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी, उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये कहा गया था बाकायदा कि हमने ऐसे स्टूडेंट्स और ऐसे ग्रेजुएट्स पैदा करने हैं जो हमारी गुलामी करें, और ये आज तक वही एजुकेशन सिस्टम चलता आ रहा है जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में था। सो वो गुलामी का जो निज़ाम है उसकी हैयतें बदल गई होंगी शायद, उसके फिजिकल लेबर डंडे मार के नहीं हो रही अब, लेकिन पैसा दिखाकर, शोहरत दिखाकर, नाम दिखाकर, पर हर तरह से दिखाकर वो हो रही है। तो अगर हमने कुछ करना है इसके लिए, आपने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि हमें सेल्फलेस होने की जरूरत है, और सेल्फलेस होने के लिए जो पहला असूल मेरे नजदीक है वो ये है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। हम पहले ये तो समझें कि यार मेरे से दूसरे को तकलीफ तो नहीं पहुंच रही। जिस दिन हमने इस चीज को समझ लिया और खुद के ऊपर, जो इकबाल ने कहा है कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी, तो मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। जब हम अपने आप को जान लेंगे
और फिर हम अपने आसपास के लोगों के दर्द को महसूस करने लगेंगे, तब ही हम आजादी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इस्लाम ही आजादी का वो पैगाम लेकर आया था जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबे में अपने मुकम्मल किया। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ऐसे हमने 2-4 चीजों को डिस्कस किया, जैसे हमने लेबर को और चाइल्ड लेबर को स्पेसिफाई करके डिस्कस कर लिया, फिर हमने रेसिज्म को डिस्कस कर लिया, फिर हमने साथ में जो सेल्फलेसनेस है उसको, इनजस्टिस को डिस्कस किया। आपके नजदीक क्या लगता है आज के दिन के वाले से स्पेसिफिकली किस चीज पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है? 3-4 फैक्टर्स तो हमने डिस्कस कर लिए, उसके अलावा आपके नजदीक क्या डेफिनेशन है बेसिकली आज के दिन की? मेरे नजदीक अगर आपने कोई दिन मनाना ही है तो जो कि 365 दिन होने चाहिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, लेकिन अगर हमने कोई दिन स्पेसिफाई करना ही है तो मैं इस दिन को सेल्फ अवेयरनेस डे कहना चाहूंगा, कि हम अपने आप को जान लें कि हम कौन हैं। हम अशरफुल मखलूकात हैं, हम अहसन तकवीम हैं। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला सूरह 7 में फरमाते हैं, आयत नंबर 7, कि मैं जब इसमें अपनी रूह फूकूंगा, तो हम में अल्लाह की रूह फूकी गई है, राइट। अब वो रूह क्या है वो मैं उसके ऊपर बात ना कर सकता हूँ, ना मुझे पता है, लेकिन वो अल्लाह ने कहा मेर रूह ही। सो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हमने कोई दिन मनाना है तो वो दिन है नोइंग योर सेल्फ का डे। उस दिन जब हम अपने आप को जान लेंगे, हम अपने आसपास के लोगों का दर्द और उनके एहसासात को जान पाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हम रेसिज्म और स्लेवरी और इन तरह की तमाम चीजों से आजाद होने के लिए पहला कदम उठाएंगे। तो अगर हमने इस दिन में किसी चीज को प्रोपेगेट करना है तो वो मैं कहूंगा खुद को और खुद ही को जानने में प्रोपेगेट करें। बिल्कुल। दूसरी बात, रेसिज्म की जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे मैं और राफे कह रही थी, ये वेस्ट में बहुत ज्यादा है। अगर पाकिस्तान में बात की जाए, पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा है। दूसरा ये जो जैसे मैं और राफे बात करी थी, जो हमारे वडेरे होते हैं या गांव में जो लोग वडेरा सिस्टम बहुत, हाँ वडेरा सिस्टम बहुत है, वहां पे हम देखेंगे, आप बेहतर जानते होंगे, भट्टे पे काम करने वाले जो लोग हैं या इस तरह के जो लोग हैं जिनको कुछ कर्ज दिए जाते हैं, उसके बाद उन्हीं से काम करवाया जाता है। जैसे मैंने इंट्रो पे मैं और राफे बात भी कर रहे थे, तो आप क्या समझती हैं उसके लिए क्या करना चाहिए, उनको कैसी अवेयरनेस देनी चाहिए? ये तो सदियों से चलता आ रहा है। जी, ये देखिए अगेन वही बात है कि हमारे यहाँ पर तालीम, तरबियत और इल्म, जिसको मैं इल्म जो है वो इन तीनों के ऊपर हावी है, दोनों के ऊपर, उसकी कमी है। आप तो भट्टे वालों की बात कर रही हैं, मैं तो बिल्कुल डेफिनेटली चाइल्ड लेबर को तो सबसे पहले कंडेम नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं ये जिसारत करूंगा कहने की कि जो चाइल्ड लेबर के कराएं उन लोगों को जो है ना वो जेलों में डाल देना चाहिए कि भाई तुम इस तरह की हरकत कर कैसे सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मैं ये आपको एक बात बताऊंगा कि ये सिर्फ चाइल्ड लेबर तक बात महदूद नहीं है। आपकी सियासी जमातें क्या कर रही हैं, आपकी अच्छा ये बाय द वे, इन सबको ब्लेम करने से पहले मैं जिस चीज को कहूंगा वो कहूंगा मैं अपने अंदर कमजोर हूं ना, तो मुझे फिर वो भट्टे वाला भी यूज करेगा, मुझे सियासतदान भी यूज करेगा, मुझे इंस्पेक्टर भी यूज करेगा, मुझे स्पाई भी यूज करेगा, मुझे मेरे घर के जिस ऑफिस में मैं काम करता हूँ उसका मालिक भी यूज करेगा, सब लोग मुझे यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं ये कहता हूँ खाक दर खाक, आपके कदमों की खाक अली, खाकसार को खाक अली कहते हैं। जब मैं अपने आप को इतनी खाक बना दूंगा कि जिसको अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात बनाया है, तो ये सब बीमारियां खुद ब खुद आएंगी। इनके ऊपर मेरे नजदीक चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वो सही रोल नहीं अदा कर रहे जहां तक मैं जानता हूँ, ठीक है। और उनको चाहिए कि जाके, उनको पता है, सबको पता है कि जी वहाँ भट्टों पे क्या हो रहा है, वहां पर वडेरों के पास क्या हो रहा है। मैं एक आपको इंटीरियर सिंध का एक वाकया सुनाता हूँ। 1998 की बात है कि एक दिन मैं वहां पर एक शहर में जॉब कर रहा था उस जमाने में, वहां पर तो हम लोग शहर से गुजर रहे थे, तो वहां से एक जंजीरों के अंदर जकड़ा हुआ कम से कम 150 अफराद का काफिला जा रहा था और उसको कोड़े मारे जा रहे थे। तो मैंने एकदम गाड़ी रोकी, मैंने से पूछा, मैं ये क्या हुआ? कहने लगे जी ये वडेरे की जेल से भागे, उनको पुलिस ने पकड़ के वापस अब वडेरे की जेल में लेके जा रही है। तो जहां पर इस तरह का निजाम हम आज की दौर में, 21वीं सदी का ही है ना, 98 कौन सी कोई ये मतलब 100 साल पुरानी बात होगी। तो जब ये आज की सदी में ये निजाम बना हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे, प्लेटो ने कहा था, वेयर देयर इज नो जस्टिस देयर इज क्राइम इन द सोसाइटी। एब्सोल्युटली। तो जब तक हम उस जस्टिस के सिस्टम को सही नहीं लेकर करेंगे, हम ये ना इन भट्टे वालों के ज़हनियत को बदल सकते हैं, ना उन बच्चों की, क्योंकि उन माँ बाप को, उन गरीब लोगों को पता ही नहीं है कि उनसे अंगूठे लगवा के क्या किया जा रहा है। तो उनका लेवल रेज करने के लिए हमें, और मैं यहाँ पर हुकूमत को नहीं लाऊंगा, मैं कहूँगा मुझे और आपको हम जैसे बाहर आने की जरूरत है।
बिल्कुल ऐसा है। अपने आप को ठीक करना और फिर अपने आसपास के लोगों के साथ काम करना, उनके इल्म के लेवल को, उनकी तरबियत के लेवल को रेज करना। जब हम अपनी तरबियत कर पाएंगे तभी हम ये काम कर पाएंगे। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसी। और सर जैसे भी पहले भी हम बात कर रहे थे कि जो आज का दिन है वो बेसिकली अगर हम जनरलाइज भी करें तो वो सेल्फ अवेयरनेस डे है। और अगर आप ये पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन का, अगर आप समझ रहे हैं इस चीज को कि सेल्फ अवेयरनेस डे, तो सर थोड़ा सा इसी के हवाले से बताएगा कि सेल्फ अवेयरनेस से हमने समझने की शुरुआत कर ली, ठीक है, हम कह रहे हैं कि इनजस्टिस भी है यहाँ पे, चाइल्ड लेबर भी है, बाकी और भी सारी स्लेवरी से जितनी भी रेलेवेंट टर्मिनोलॉजीज कह लें कि हम डिस्कस कर लें, वो सब हैं। तो लेकिन बात शुरू होती है सेल्फ अवेयरनेस से। तो इसका किस तरह से स्टार्ट लिया जा सकता है, किस तरह से हम अपनी जात से इसकी शुरुआत कर सकते हैं? बिल्कुल, बहुत जबरदस्त आपने सवाल पूछा और मैं अगेन इकबाल के उसी शेर की तरफ जाऊंगा कि अपने मन में डूब के पाजा सुराग जिंदगी। यहाँ पर इतना इम्पोर्टेंट है इस बात को समझना कि देखें, जब मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं मुझे कि सर मेरी रंग अच्छा नहीं है, मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, मैं जब उनको ये बताता हूँ कि यार जिसको अल्लाह सुब्हानहू तआला अहसनुल तकवीम कह रहा है उसमें कोई खामी खराबी हो कैसे सकती है, सिवाय इसके कि उसको लोगों ने कहा, उसको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उसको मीडिया ने कहा कि फेयर एंड लवली लगाओगे तो तुम्हारी शादी होगी, उसको और उसका नाम, मतलब हद तो ये है कि वो नाम भी चेंज करके ग्लो एंड लवली, मतलब साहब बता भी रहे हैं, ठीक है। उसको लोगों ने कहा कि ब्यूटी पार्लर में जाओगे, उसको मॉर्निंग शोज ने कहा, मैं अगेन आपके शो की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसको मॉर्निंग शोज ने कहा कि जी आपकी दुल्हन जो है वो इस तरह नहीं सजेगी तो उसकी शादी कैसे होगी, और जहेज हो यहाँ तो टीवी भी है, आपके एक चैनल है जिसमें वो बकायदा दिखाते हैं कि जहेज में क्या कुछ दिया जा रहा है। तो जब वो ये सारी चीजें देखती सुनती है तो फिर वो क्या बनते हैं, फिर उनको सेल्फ अवेयरनेस आ ही नहीं सकती। तो सबसे पहले यहाँ पर रोल जो है, सबसे इम्पोर्टेंट रोल इस बात का है कि हम लोग, हमारा मीडिया के अंदर बैठे, हम भी मीडिया में आते हैं, हम सब के ऊपर सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों को रियलिटी दिखाएं, फेकनेस बंद करें और उनको ये बताएं कि आपको अल्लाह ने सबसे खूबसूरत बनाया है। कोई ऐसा इंसान, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, हमारे NLP में हम ये कहते हैं, वी ऑल ह्यूमंस हैव सेम न्यूरोलॉजी, इफ आई कैन डू एनीथिंग यू कैन डू एनीथिंग, इफ यू कैन डू एनीथिंग आई कैन डू एनीथिंग। तो मेरे और आप में कोई कमी नहीं है, हम सब वही काम कर सकते हैं जो कोई भी इंसान कर सकता है। हाँ, कमी कहाँ है? सोच की। हाथी के बच्चे की मिसाल देके मैं बात खत्म करता हूँ कि हाथी का जो बच्चा है उसके पैर में अगर आप देखें एक छोटी सी रस्सी बांधी होती है और वो कभी रस्सी नहीं तोड़ा सकता, लेकिन उस रस्सी तक आते हुए, उस वक्त तक आते हुए उसके बचपन का बड़ा, जो उसके बचपन में उसको संगल से बांधा जाता है, क्योंकि वो इतना पावरफुल है कि वो तो बच्चा भी तोड़ देगा ना रस्सी को, लेकिन वो जब संगल नहीं तोड़ा पाता छोटा बच्चा, तो जैसे ही वो बड़ा होता है वो समझता है कि अब तो ये जो धागा बंधा हुआ है मेरे साथ, ये भी मैं नहीं तोड़ सकता। तो गुलामी हमारे अंदर यहाँ पर, कमी अपने बारे में यहाँ डाली जाती है। इसके लिए आप प्लीज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस यहाँ बयान करूंगा कि वो तबाह हो गया जिसका कल आज से बेहतर नहीं है, ठीक है। सो हमें अपने कल की बेहतरी रोज करनी है, अपने इल्म में इजाफा करना है, अपने आप को जानना है। और मैं एक छोटी सी टिप दूंगा, अपने साथ कम से कम दिन में 15 मिनट तन्हाई में गुजारा कीजिए। अच्छा, अगर आप अपने साथ 15 मिनट तन्हाई में गुजारते हैं मोहम्मद अली, तो क्या आप अपने आप को ग्रूम कर रहे होते हैं, अपने आप से बात कर रहे होते हैं, या अपने दिन में जो की गई चीजें होती हैं आप उसे इवैल्यूएट कर रहे होते हैं? किस तरह से आप अपने साथ अगर वक्त गुजार भी रहे हैं तो किस तरह से आप अपने अंदर तब्दीली ला सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जो पहला स्टेप है, जब मैंने शुरू किया था अपने साथ ये काम करना आज से 20 साल पहले, तो मैंने पहला जो स्टेप ये किया था कि मैं अपने वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को व्यू किया करता था। डेली की एक वीकनेस, आज के दिन में मुझसे ये कमी हुई है, ये खामी हुई, या मेरे अंदर ये कमी है, मैं उसको एनालाइज किया करता था। फिर एक हफ्ता 10 दिन उसी के बारे में सोचता था, वो 15 मिनट के अंदर। फिर उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखा, अच्छा अब इस वीकनेस को मुझे इम्प्रूव कैसे करना है, तो मैंने उससे रिलेटेड नॉलेज, हमारे जमाने में तो, आज की जनरेशन के लिए तो बड़ी आसानी है कि आपके पास यूट्यूब पे हर चीज पड़ी है, हमारे जमाने में कोई यूट्यूब नहीं थी। मैं मतलब बात कर रहा हूँ 80s और 90s की, हमारे पास तो यूट्यूब की कोई फैसिलिटी नहीं थी, तो हमें फिर किताबें पढ़नी पड़ती थी। मतलब मुझे याद है मैंने पहली दफा जब सीरत नबी पढ़ी तो मैंने शिबली नुमानी की इतनी मोटी मोटी किताबें वो उठा के पढ़ी। अब आज अगर आपने सीरत नबी पढ़नी है तो यूट्यूब भरा पड़ा है आपके लेक्चर्स के, शयूख के लेक्चर्स के साथ, राइट? बिल्कुल। तो आप पहले अपनी वीकनेसेस को ईमानदारी से आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उस वीकनेस को इम्प्रूव, एक वीकनेस पकड़िए, मैं ये नहीं कहूंगा सब पे, 1 महीना या 2 महीने या इवन 3 महीने में एक वीकनेस अगर आपने ठीक कर ली तो साल में 4 ठीक होती है, और साल में 4 का मतलब है कि 10 साल में 40 ठीक हो गई।
ठीक है। So, एक वीकनेस पे काम करें और एक स्ट्रेंथ को मजीद मजबूत करें। तो वो जो 15 मिनट है वो आप यूज करें अपना, ऐसे हम कहते हैं कैथारसिस के लिए। ठीक है। उसमें अभी आपने दिन में क्या किया उसको अलग रहने दें, आप वो दिन के जो शेड्यूल्स हैं उनको अलग रहने दें, उसके लिए आप अलग 15 मिनट निकालें। ठीक है। ये 15 मिनट है अपनी जात के लिए। सेल्फ। ठीक है, बेसिकली सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और सेल्फ रियलाइजेशन के 15 मिनट है। और मेरे ख्याल से अगर आपको अपनी वीकनेस का पता होता ना, इसका मतलब है आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, बिकॉज एक्चुअली दैट्स योर स्ट्रेंथ, क्योंकि आपको पता है कि आप यहाँ पे वीक एंड यू नीड टू इम्प्रूव, सो दैट्स एक्चुअली योर स्ट्रेंथ। और ये मेरे ख्याल से पहला स्टेप ही होता है, और अगर आप पहला स्टेप डेफिनेटली आपको उसका पता चल गया ना, यू नो गो अहेड डेफिनेटली एज वेल। सर, आज के दिन से क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के हवाले से? आज के दिन में मैं मैसेज जो है जी बड़ा सिंपल सा, और वो ये है कि अपने मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी। मेरे पास इससे अच्छा मैसेज है नहीं। अच्छा, हाँ जी, इसीलिए आपने 3 बार ये मैसेज दे दिया आज हमें। बिल्कुल, ये सबसे इम्पोर्टेंट है जी। मेरा ये पूरा मिशन इसके ऊपर बेस्ड है, क्योंकि अगर हमने खुद को जान लिया, हजरत अली का कौल है ना, जिसने अपने आप को जान लिया, बेशक, बिल्कुल तो ऐसे मेरी जिंदगी का मिशन ही है कि मैं आप लोगों को या अपने यूथ को ये बता पाऊँ कि खुद को जाना। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ऐसे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। और सर का मैसेज था कि अपने ही मन में डूब के पा जा सुराग जिंदगी। और बिल्कुल ऐसे ही है, इफ यू नो योर ओन सेल्फ, अगर आपको अपनी जात का पता है, आपने अगर अपने अंदर झांक लिया, इसका मतलब अपने बाहर झांक लिया है। आपको आपकी जो अंदर की कायनात है, अगर आप उसके अंदर की कायनात का पता चल गया, इसका मतलब आपको बाहर की कायनात का ऑटोमेटिकली पता चल गया। बिल्कुल जनाब, और ये था आज का हमारा टॉपिक। और आज का दिन मनाने का मकसद क्या था? अवेयरनेस देना और लोगों को बताना हमारे कंट्रीज में जो चीजें हो रही है, पहले हमें उनको ठीक करना है, और फिर देखना है कि दूसरे ममालिक में क्या क्या हो रहा है। पहले हमें अपने घर को ठीक करना है, अपने घर को, और फिर अपने आप को, सबसे पहले अपने आप को, बल्कि सबसे पहले अपने आप को, शुरुआत अपने आप से को, फिर अपनी गली को, फिर अपने मुल्क को, अपने शहर को। इसी तरह से चीजें ठीक होती जाएगी। और डॉक्टर मोहम्मद अली ने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि आप अपने आप को वक्त देना शुरू करें 15 मिनट, और जो आपके अंदर गलतियां हैं, खामियां हैं, उस पे काम करना शुरू करें, उस पे बात कीजिए, उस पे काम कीजिए, किसी के साथ जाके बात ना कीजिए। No one is perfect, just accept that। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे ही पैदा किया, इंसान खता का पुतला है। Just that you have to accept कि हमारे अंदर भी वीकनेस हो सकती है, गलतियां हो सकती हैं, सिर्फ हमें उसे करना कि हमें उन वीकनेसेस को बेसिकली बेहतर करना है, उन पे काम करना है एक्चुअली हमें। बिल्कुल, इस पे हमें काम भी करना है। ये था आज का हमारा टॉपिक। और आज सबसे अहम चीज़ जो थी, एक नींद के हवाले से हमने बात की, और नींद के हवाले से मैं इसलिए ज़्यादा बात करना भी चाह रही थी क्योंकि हम सबका मसला था। मेरे पिछले दिनों में ये मसला मेरे साथ बहुत ज़्यादा चला, और वो इस तरह से हुआ कि मैं अक्सर मैं सो जाती थी टाइम से, क्योंकि हमने मॉर्निंग शो के लिए आना होता है, लेकिन उसके बावजूद क्या होता था कि रात के एक पहर में उठ जाती थी और मुझे 2-2 घंटे फिर नींद नहीं आती थी दोबारा। और फिर मैं जब दोबारा सोती थी और फिर मुझे सारा दिन बिल्कुल ऐसे लेजी, हाँ बिल्कुल ऐसे लग रहा होता है कि जैसे आप अभी सोए हैं, वो जो पिछले आपकी वो जो नींद हुई होती है वो तो कहीं गायब भी हो जाती है ना। बिल्कुल ऐसे मेरा वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम बिल्कुल ऑपोजिट होता है। मैं ऐसे गद्दे घोड़े भेज के सोती हूँ ना, मुझे सुबह अक्सर अंकल कॉल उठा रहे तो उठ जाओ बेटा। इसी के साथ मुझे और आफिया को दीजिए इजाजत। अपना रखिएगा बहुत ज्यादा ख्याल। एक नई वेरिएंट भी आ चुका है, इसके अलावा स्मोक भी है, डेंगू भी है, इतनी ज्यादा सर्दियां भी हैं, बहुत सर्दियां भी है, स्मोक भी है। तो आपने इन तमाम चीजों से बचना है, अपना बहुत ज्यादा रखना है ख्याल, अपने प्यारों का भी रखना है ख्याल। मास्क का इस्तेमाल कीजिए, स्मोक से भी बचेंगे, कोविड से भी बचेंगे। जिनकी वैक्सीनेशन अभी तक नहीं हुई, प्लीज वैक्सीनेशन अभी दोबारा से करा लीजिए। जब से नया वेरिएंट आया है तो ज्यादा डर लगना शुरू हो गया, क्योंकि केसेस में भी इजाफा होना शुरू हो गया। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।